नमस्कार, द जिज्ञासा के बीइंग कैंडिड में आपका स्वागत है। मैं हूं सागर गुजराती। किसी ने ठीक ही कहा है, विज्ञान अगर कल्पना से जन्म लेता है तो जिम्मेदारी से जिंदा रहता है। आज की कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने तारों को, आसमान को देख करके अपनी एक अलग दुनिया बना ली, अपने अलग सपने पाल लिए। बचपन में कभी विज्ञान की प्रयोगशालाओं में वो अपने टीचरों से नई नई जिज्ञासाएं पूछता, उसे शांत करता, तो कभी अपने दोस्तों को नए नए वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बताता। क्योंकि बचपन से उसका एक सपना बन चुका था, नासा तक जाने का, अमेरिका तक जाने का। और अपने इस विज्ञान की यात्रा को वो कभी सितारों में, कभी तारों में, कभी मशीनों में ढूंढता रहा। धीरे धीरे ये यात्रा स्कूल से निकलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक पहुंची, वहां पर रिसर्च तक पहुंची, और फिर एक दिन उसके सपनों ने एक नया आयाम खोजा और वो नासा के दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी ने एक टर्न लिया, कई सारे हिचकोले खाए, और कहानी ठीक वैसे ही आगे बढ़ी जैसे शाहरुख खान जी की एक फिल्म स्वदेश में मोहन भार्गव के किरदार की बढ़ी थी, जिसने एक बहुत बड़ी नौकरी को त्याग करके वापस अपने गांव में कदम रखा ताकि उसके गांव में बिजली आ सके, उसका गांव रोशन हो सके। इस कहानी के नायक ने भी अपनी अमेरिका की नासा की नौकरी छोड़कर वापस भारत में कदम रखा, क्योंकि उसे शायद मालूम हो चुका था कि असली विज्ञान, असली विकास सितारों तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि जमीन पर वापस लौटकर जमीन को कुछ देना भी है। और इसी जमीन की खुशबू उसे वापस भारत खींच लाई, जहां वो कभी पर्यावरण के लिए काम करते, तो कभी नए छात्र छात्राओं में विज्ञान की वो जिज्ञासाएं शांत करने के लिए काम करते जो बचपन में उनके मन में भी जगी थी। कभी वो साइकिल पर चलते हुए रास्ते में लोगों को मिलते, हाथ हिला के हेलो करते और बताते कि साइकिल चलाने से पर्यावरण किस तरह से बच सकता है और फिटनेस भी किस तरीके से बनी रह सकती है। तो इस कहानी के कई सारे प्रेरणादायक तत्व भी हैं और कई सारे अप्स एंड डाउन्स भी हैं। तो कहानी और नायक के बारे में मैं ज़्यादा ना बताते हुए आज के मेहमान से आपको परिचित कराता हूं, जो है डॉक्टर आनंद राय, नासा के पूर्व साइंटिस्ट और वर्तमान में पर्यावरण के लिए काम करने वाले डॉक्टर आनंद राय जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे समय के बाद, बहुत महीनों की मशक्कत के बाद आपने फाइनली समय दिया। आप शर्मा रहे थे पहले ये सब करने। हाँ लेकिन ये कैमरा वैमरा फेस करना बहुत कठिन है मेरे लिए। ओके, कोई बात नहीं सर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कठिन होती हैं, नासा तक पहुंचना भी कठिन रहा होगा। उसी सफ़र की शुरुआत करते हैं। पहले मुझे ये बताइए, बचपन में हम तो खेल खिलौनों में डूबे रहते थे, कभी सोचा नहीं है विज्ञान विज्ञान नहीं। तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग सोचते थे, जैसे हम पढ़ते थे कि एप्पल नीचे गिरा तो किसी को ग्रेविटी की खोज के बारे में पता लगा, धीरे धीरे उसने काम किया। तो विज्ञान से आपका पहला साक्षात्कार कैसे हुआ था? विज्ञान से फ्रैंकली स्पीकिंग विज्ञान है क्या यही मुझे नहीं पता था उस उम्र में। तो ये क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा कैसे जगी? जिज्ञासा ऐसे जगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि समझ में नहीं आती हैं लेकिन होती हैं। कैसे होती है वही विज्ञान है ना। जी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे एक बड़ा उदाहरण चांद है। चांद तो बच्चा जैसे ही थोड़ा समझदार होता है तो देखने लगता है कि वहां ऊपर आ जाता है इतना बड़ा चमकता हुआ बल्ब। मामा बोलता है चांद। हाँ, चंदा मामा इतना बड़ा बल्ब है ना, उसका अपना एक कोर्स है, ये सब चीजें वो देखता है बच्चा। मैं भी देखता था। तो मुझे लगता था कि कहाँ कितनी ऊंचाई पर ये बल्ब है टंगा हुआ, है ना, वहाँ बिजली कैसे जाती है, ये सारी चीजें मैं सोचता था। यहाँ से वो जिज्ञासा शुरू हुई सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। तारे हैं, चंद्रमा है, ये सारी चीजें। मुझे लगता था तारे छोटे छोटे होते हैं और चांद बहुत बड़ा है, ऐसे ये सारी परिकल्पना जो एक छोटा बच्चा समझ सकता है। तो जब मैं थर्ड में पढ़ता था तो नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने पहला कदम चांद पर रखा था, वो अपना मिशन कर चुके थे और जी। उसके बाद पूरी दुनिया में घूम घूम के और टॉक दे रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस की, जी। चंद्रमा वाले एक्सपीरियंस के बारे में। जी।
ऐसे ही में वो आगरा आए थे और सूरसदन हॉल में उन्होंने स्पीच दी थी। आप 3rd क्लास में थे तब? हाँ, मैं 3rd में था, उम्र बहुत कम थी मेरी। हम्म। अ, तो एक्चुअली मुझे भाई मेरे ले गए थे वहाँ पर। ओके। हाँ, भाई ले गए थे, बड़े भाई। और मैं नहीं जानता था, नहीं जानता हूँ कौन है और क्या किया है इन्होंने। लेकिन फिर जब उन्होंने सब चीज़ें दिखाई अपने भाषण के दौरान, तो थोड़ा-थोड़ा समझ में आया। अंग्रेज़ी तो समझ में नहीं आती थी, वो क्या बोल रहे हैं। ये देखता था कि वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी, कैप लगाए हुए, नासा की शर्ट, एक तरफ अ, अमेरिका का झंडा, एक तरफ नासा का मोनोग्राम, और डैम स्मार्ट पर्सन, वैसे ही बोलना। एक चीज़ मैंने और नोट किया कि एक साइंस का बहुत क्रूड एरिया था, लेकिन उसके बावजूद पूरा का पूरा सूरसदन पैक्ड था। सड़क जो सीढ़ियाँ हैं उस पर लोग खड़े थे। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात है कि पूरा आगरा इसमें घुस आया है। उस समय साइंस के दीवाने थे इतने? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम्म। क्योंकि और जगह पे साइंस का इतना दीवानापन नहीं दिखता था, हम्म। लेकिन वहां पर भाई मुझे ऐसा लगता है कि तब उस समय बहुत प्रचारित किया गया था पूरी वर्ल्ड में कि ये ऐसा एक मिशन हुआ है और उन्होंने किया है, उनका पहला कदम है। जी। वो अखबार में भी पहले निकला ही होगा इस तरह का। हम्म। उनको देखने के लिए, उस तरह के इंसान को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे सारे लोग, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, मैंने कहा भाई कुछ तो इसने खास किया है ऐसा, है ना। तब उन्होंने बताया कि मैं इस पहला स्टेप मैंने मून पर रखा, और मैंने जो उन्होंने बोला था कि फर्स्ट स्मॉल स्टेप ऑन, आई डोंट रिमेम्बर, भूल रहा हूँ मैं, अ बिग लीप टू ह्यूमैनिटी, ऐसे करके उन्होंने जी। बोला था। तो वो भी उन्होंने बताया, ऐसे मैंने बोला था, कुछ दिखाई चीजें। तो आई वॉज काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड। मुझे वो बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम और बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और बहुत ज्यादा, आई टेल यू, मैं इतना उनसे इम्प्रेस हो गया। पहला आदमी ऐसा मुझे सामने दिखा जो वो कर रहा था जो मैं सोचता था, है ना। चांद जिसको मैं एक बल्ब समझता था, छोटा सा दूर कहीं टंगा है, वहां कोई जा भी वो उसके सकता ऊपर चढ़ गए। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या है, चांद कितना बड़ा है कि उसके ऊपर चढ़ गए वो अपने वो जो था उनका कैरियर समेत। तो फिलहाल पूरा उन्होंने भाषण दिया, मुझे समझ में नहीं आया फ्रेंकली स्पीकिंग। उसके बाद उन्होंने एक संगमरमर का टुकड़ा निकाला इतना बड़ा, और सबको दिखाया कि देखिए ये मैं चांद से पत्थर लाया हूँ। तो पूरा हॉल तालियां वालियां, वाह वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ऐसे करने लगे। मैंने भी करा, हा हा वाह वाह। उसके बाद वो हंसने लगे, खूब जोर से हंसे। फिर उन्होंने अपने बैग में से खास तरह से रखा हुआ था एक कांच में एम्बेडेड स्टोन, जो ग्रे कलर का था। तो उसको निकाला और ऐसे करके सबको दिखाया, देखिए एक्चुअली ये मैं लाया था। ओके। तो हाँ, पूरा हॉल एकदम, वो जो पहला टुकड़ा था वो क्या था? वो संगमरमर ही था, पृथ्वी का ही था वो। ओके ओके। ये चांद का था जिसको बहुत हिफाजत से रखा गया था। तो बाद में अभी मैंने जाना कि चांद से वो लोग मिट्टी भी लाए थे, हाँ। और इसी साल उसमें पौधे लगा के देखे गए। ओके ओके। उसका पर्पज ये था कि मार्स मिशन होने वाला है, हम्म। मून पे भी लोग जा रहे हैं, है ना। एक आधी शताब्दी बीतने के बाद पहले गया था चांद पर ये मिशन, उसके बाद अब फिर से चांद पर जाने वाले हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, नासा। ओके। हाँ, और उसके बाद मून पर मार्स पर जाने वाले हैं। तो वहां पर खेती की जा सके, इसके लिए वहां मिट्टी को यूज किया गया कि इसमें ग्रो होता है कि नहीं। खैर ये बात अलग है। तो मैं क्या कह रहा था। तो आप यही बता रहे थे कि हाँ, वो उन्होंने टुकड़ा दिखाया। हाँ, टुकड़ा दिखाया, और उसके बाद पूरा हॉल ठहाके लगाने लगा। और फिर वो वहाँ प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं घर आया, मैंने कहा कि यार कोई खास आदमी तो ये बहुत है ना, इसको दुनिया इतना पूज रही है, तो कुछ तो है ये। फिर मैंने अपने फादर से डिस्कशन किया इस बारे में, भाई से किया, तो उन्होंने और डिटेल में बताया। फिर मैंने कहा कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, करना है तो कुछ अलग हट के करना है ना। ये जो घर भर के लोग कर रहे हैं ये मुझे नहीं करना, इससे अलग करना है कुछ। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि इंटरनेट नहीं होता था उस समय, है ना। अच्छा, घर में क्या करते थे लोग? घर में तो मतलब कोई साइंस के प्रति नहीं, साइंस जिज्ञासु में था? घर में कोई नहीं था। इनफैक्ट मेरी वाइडर फैमिली में भी कोई ऐसे साइंस में नहीं गया। ओके। हाँ, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी ये। क्यूरियोसिटी बहुत थी, लेकिन उसको स्पेसिफाई करने वाला कोई था ही नहीं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे साथ, जो मुझे झेलना था। तो फिर इंटरनेट होता आज के समय की तरह,
तो मैं खट खट बटन दबाता, जो चाहता वो ले लेता, समझ रहे हैं आप। लेकिन वो तो था नहीं। तो मैगजीन आती थी, तो उससे मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगाता था कि वो क्या होता है, कैसे होता है। एक बात थी कि किसी ने मुझे बताया था कि अगर आपको वैज्ञानिक बनना, अमेरिका जाना है, नासा की बात अभी नहीं है। जी। नासा, स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज नासा, हाउ इट वर्क्स। उस समय की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं ये जानता था कि विज्ञान होता है और वैज्ञानिक होते हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि गणित बहुत जरूरी है ना। विज्ञान में अगर आपको आगे तक जाना है तो आपको गणित अच्छे से आनी चाहिए। मेरी गणित बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा, अच्छी। बहुत अच्छी थी वो। हाँ। मेरी बहुत कमजोर थी। फिर आप नोट कैसे गिनते हैं भाई? आप तो लाखों करोड़ों हर रोज गिन रहे हैं। तो अच्छा, फिर मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग थी। ओके। हाँ, बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9th में जब मैं आया, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था मैं, तो वहां पर जो शिक्षक थे गणित के, उनका पता नहीं क्या था कि उनसे कोई सवाल करिए तो वो धीरे धीरे चल के आते थे और आपकी उंगली पकड़ के मरोड़ देते थे। अरे इतना भी नहीं आता, ऐसे हाथ पे मार देते थे। तो मेरे जो क्यूरियोसिटी थी साइंस मैथ्स के बारे में, और जो एक ड्राइव थी, वो वहीं मरने लगी। डर लगने लगा टीचर हाँ, मैथ्स से और टीचर दोनों से डर लगने लगा। और जो मैं सोचता था कि गणित अच्छी ही रखनी है, मेरी अच्छी करनी है, वो शांत होने लगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि हर पिता से मैं ये बोलूंगा कि अपने बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है उस पर पूरी करीबी नजर रखिए। अगर आपको बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसको उसी तरह से करना है, तो उसके साथ लाइफ में वहां क्या चल रहा है, उसके टीचरों से कैसे पेश आते हैं, उसके साथ पढ़ने वाले कैसे हैं और कैसा पेश आते हैं, ये नजर रखिए। नहीं तो जैसे मेरे साथ हुआ, मैं अच्छी मैथ्स होते हुए भी वहां फ्लैट हो गया काइंड ऑफ। तो वैसा हर बच्चा होता है जो नहीं उससे लड़ सकता। छोटे बच्चे कहाँ लड़ पाएंगे इन हालातों को। ठीक बात है। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने पानी पी लूं। हाँ बिल्कुल सर। थैंक्स। बस फिर मैंने ये रास्ता ढूंढा कि भाई केवल मैथ्स ही थोड़ी है दुनिया में, और भी तो रास्ते होंगे जिससे हम विज्ञान कर पाए। तब पता लगा कि जो नई साइंस आ रही है ना, जिसे कहते हैं अप्लाइड साइंस, वो अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड में वैज्ञानिक के रूप में जाने के लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। ठीक है ना, ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। तब मैंने मान लिया कि अब मुझे अप्लाइड साइंस करनी है। अप्लाइड साइंस का मतलब समझते हैं ना? मेरी तो गणित भी कमजोर रही, तो विज्ञान तो ऑब्वियसली कमजोर। ओके, मैं बता रहा हूँ। देखिए, पर मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ भाई साहब, इसलिए आपसे सुन जरूर। आप चैनल ही जिज्ञासा चला रहे हैं। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोटियोमिक्स, न्यूरोमिक, है ना, ये सारी सब्जेक्ट जो हैं ये अप्लाइड है, और हर कुछ साल में एक नया सब्जेक्ट मार्केट में आ ही जाता है। फिर उस पर रिसर्च शुरू हो जाती है। जी, समझ रहे हैं जी। जैसे कि आपका जितने जीन हैं डीएनए में, जीन का एक्सप्रेशन होता है तो आपके प्रोटीन्स वो होते हैं। जितने जीन हैं उससे ज़्यादा आपको वो प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसको जीनोमिक्स पहले था, उसके बाद प्रोटियोमिक्स बना। ओके। हाँ, उस पर रिसर्च होने लगी, तो पता लगा कि ये सारी चीज़ें इस तरह से उनका ऑनसेट क्यों होता है। मतलब कहने का ये कि हर 1-2 साल पर एक नया सब्जेक्ट साइंस का आ जाता है, उससे अब्रेस्ट रहना और उसको अपनाना, उसमें आगे बढ़ना। फिर नए लड़के आते हैं, तो ये है। फिर क्या? तो अप्लाइड साइंस। हाँ, तो अप्लाइड साइंस का मेरा एम्बिशन हो गया। उसके बाद अप्लाइड साइंस उस समय आगरा और आसपास थी नहीं, एएमयू में थी। थोड़ा सा मुझे इनहिबिशन था, आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने फिर बीएचयू जाने का तय किया। ओके, बनारस। मैं आपको बताऊं, बनारस मेरे बड़े हृदय से जुड़ा हुआ है। एक तो मैं वहीं पैदा हुआ, हाँ, फिर वहीं की गलियों में खेला भी हूँ, हाँ। और उसके बाद फिर जवानी का भी कुछ समय वहां बिताया है। तो बनारस के बारे में अगर कोई बनारस का ये एंगल टच करता है तो उससे मैं उस लंबी बात करता हूँ। तो बनारस के बारे में लंबी बात करेंगे, अब उस यात्रा को भी आगे साथ साथ देखेंगे। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि घर में अमूमन होता क्या है कि हम लोग अगर लीक से अलग हट करके कुछ करने की कोशिश करते हैं, लीक से अलग चलते हैं, जो किताबी कोर्स है उससे कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो हाँ।
विरोध होता है, हाँ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते कई हाँ। बार, ऑल्दो साइंस ऐसी कोई चीज नहीं है, हाँ लेकिन शायद उस समय ऐसी रही होगी, हाँ हाँ क्योंकि तब के जो सोचने के तरीके थे लोगों के वो हाँ। थोड़े से अलग थे। हम्म, साइंस आज भी भारत के हिसाब से देखा जाए तो जो स्कोप है, लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत तत्काल उससे रिजल्ट नहीं मिल पाता, बहुत Right. लंबा समय लग जाता है। तो उस समय आपका किसी ने सहयोग किया हो या विरोध किया हो? अम, विरोध तो किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट आपने डिसाइड कर लिया था एकदम बचपन में, हाँ, मुझे I had केवल और decided, केवल साइंस हाँ, के लिए और ही काम करना है, हाँ, साइंस के लिए आगे जाना और मेरा रुझान देखकर मेरे पिता भी उसी में हाँ में हाँ मिलाते थे मेरे, कि आनंद को साइंटिस्ट बनकर अमेरिका जाना है। बचपन से ही मुझे वो वही बोलने लगे थे। और और क्या, पिताजी के ही बारे में। हाँ हाँ। तो दूसरा ये था कि पिताजी बचपन से मुझे मोटिवेशनल स्टोरीज बताते थे, है ना। तो उसमें तमाम लोग जो आगे बढ़े हुए लोग हैं इंडिया के और फॉरेन के, उनके बारे में, कलाम साहब के बारे में भी बताते थे। वो मुझे बहुत मोटिवेशन होता था उससे, क्योंकि मेरे टेस्ट से मिलता था वो। राइट। हाँ, तो कलाम साहब के बारे में जानना, उनके बारे में बात करना। और समस्या बस वही थी कि मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द विज्ञान का कोई था नहीं। ऑड वन आउट थे मेरे आप। भाई बहन, पिता माँ और चाचा ताऊ में भी कोई इस तरह से विज्ञान में न सोचता था जाने की। जहाँ तक बात ये है पेरेंट्स की कि लोग सोचते हैं कि विज्ञान में लंबा रास्ता है। विज्ञान लोग उतना ही पढ़ते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में सेलेक्ट हो जाए, वो इंटरमीडिएट या उसके 1-2 साल में तय हो जाता है। अगर आप हायर साइंस में जाना चाहते हैं, जैसे पीएचडी, और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका लंबा रास्ता, ये सच है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, ये तो आपने कहा। बिल्कुल। तो वो कोई अपनाना नहीं चाहता, लोग तुरंत चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सामने आ जाए। हमारे देश में विज्ञान इसलिए पिट रहा है, तो पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं। जैसे पेरेंट्स खेलने के लिए भी मना करते हैं आमतौर पर। अब थोड़ा सा चेंज अभी हुआ है, बदला है, अभी लेकिन थोड़ा सा फिर भी इन जनरल सेलिब्रिटी स्टेटस जब से एंजॉय करने लगे हाँ, हैं, हाँ, तब तो से कुछ बदला है। लेकिन फिर भी आम जो पेरेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि पता नहीं सफलता में कहाँ तक पहुंच पाएगा, विज्ञान में और खेल में, दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक बात। तो वो कहते हैं भाई, वो सोचते हैं कि जो जल्दी से हाथ में त्वरित नतीजे आए जिससे, वो अच्छा है ना। लेकिन मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे फादर अपने आइडियाज को मेरे ऊपर प्रेस नहीं करते थे। ये बहुत मैं फॉर्चुनेट था, और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये था, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट हम करते रहते थे बचपन से, जैसे कि एक ड्रम जैसा बना दिया अखबार का, है ना, और उसमें नीचे आग लगा दी, तीली लगा के 4 ऐसे, और रुई चिथड़े बांध कर उसमें मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, तो वो थोड़ा सा ऊपर को उठता था। आप मार्केट में आप पाएंगे, मैं दिवाली के आसपास बिकता है, तो वो जब थोड़ा सा उठता था तो ऐसा लगता था कि हमने रॉकेट बना लिया। ये सब थोड़ा। एक चीज और थी, मेरे पिताजी स्मोकिंग करते थे, तो स्मोकिंग तो कर नहीं सकते थे, तो हम लोग पपीते का जो डंठल होता है ना, सूखा हुआ उसको आगे से जला के अपना फूंक लेते थे। ये सब बचपना खैर। और हर चीज में विज्ञान ढूंढना कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या चल रहा है। तो कुछ लोग हैं जो मानेंगे कि ये भगवान कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें विज्ञान ढूंढेंगे। सब अपने हिसाब से सही है, सब वो करते हैं। मेरा दूसरा साइड था, तो ऐसे ही गाड़ी चलती रही। उसके बाद फिर जब मैथमेटिक्स में मैं फ्लैट हो गया कि अब मैथ में आगे नहीं पढ़ सकता, तो फिर मैंने अप्लाइड साइंस सोच लिया। अप्लाइड साइंस में फिर आगे दूर तक जाना था, तो यहाँ से बेसिक एजुकेशन सारी करके फिर मैंने सोचा अब बीएचयू जाकर पढ़ना चाहिए। अब जब बनारस की बात आ गई है, तो मैं ये मानता हूँ कि बनारस और बीएचयू, ना बनारस एक शहर है, ना बीएचयू एक यूनिवर्सिटी, ये तो एक अनुभव है। इसके बारे में बड़ी विस्तार आप से कैसे घंटों जानते हैं चर्चा ये की। बात? मैंने जैसा बताया सर, मैं तो बनारस तो रग रग में बसा हुआ है। अब बनारस में मैं पैदा हुआ, फिर उसके बाद बनारस में ही कुछ स्कूलिंग भी हुई, दोबारा फिर वापस यहाँ आ गए, फिर वापस बनारस चले गए। अभी भी बनारस में ही यादें पूरी जुड़ी हुई है। बनारस एक ऐसा शहर है कि आप बनारस को छोड़ दो, बनारस आपको कभी नहीं छोड़ता। तो अंदर आपके चलता रहता है। बिल्कुल। तो वैसे अब जब दो इस प्रकार के लोग बैठ गए, तो मुझे लगता है इस बारे में चर्चा बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, कैसे पहुंचे बनारस तक? देखिए मुझे
बेस्ट चाहिए था। मुझे जो मेरा एम्बिशन था उसमें मुझे हर स्तर पर अपने को सबसे ऊपर वाली जगह पर रखना था, है ना। तो मैं मेरी जड़ें ईस्टर्न यूपी से हैं। मैं यहाँ पला बढ़ा आगरा में, लेकिन जड़ें ईस्टर्न यूपी से हैं। तो थोड़ा सा तो अफिनिटी रहती है ना। कभी कभार हम चले भी जाते थे आजमगढ़, वहाँ से मैं आता था। तो मुझे बेस्ट लगा कि मैं बीएचयू जाऊँ। उसके बाद जितना भी पता था कि बीएचयू इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है और वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिंक्स फॉरेन में बहुत अच्छे हैं। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं आगे चलकर। तो फिर मैंने यही तय कर लिया। मैंने अपने फादर चाहते थे आरबीएस कॉलेज से नहीं, आगरा यूनिवर्सिटी से कर ली मैं आगे, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ, है ना। मैंने कहा कि मुझे बीएचयू ही जाना है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छी बात है, और क्योंकि वो एक शिक्षक रह चुके थे तो इसलिए इनके स्टूडेंट्स पूरी इंडिया में हैं, बीएचयू में भी हैं जो अब प्रोफेसर्स हैं। तो 2-4 लोगों से उन्होंने बात किया है सब। और बीएचयू में एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया, करेक्ट, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हर लेवल पर एग्ज़ाम है। उसमें अगर आप पास होते हैं तब वहाँ जाते हैं, फिर आपको सिनॉप्सिस बनानी है, उसके बाद अपना एक सुपरवाइज़र ढूंढना है। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो फिलहाल मैं बीएचयू चल पड़ा। अच्छा, ट्रेन में बैठा तो फिर सोचने लगा कि यार क्या करूँगा बीएचयू में और कैसे करूँगा, ये सब मैं पहुँच गया। जब मैं स्टेशन पे उतरा तो मैंने देखा कि हर दूसरा आदमी एक अलग तरह से बोल रहा है। आप हूँ क्यों कर रहे हैं? मुझे याद आ गया मैं भी वहीं पहुंच गया जहां पहुंचे हो कैसे बोल रहा था? so amazing, you know. ऐसे देखिए यही मिठास या बाल्टी भर के पान, बाल्टी हम लोग जो दूसरे आगरा हुआ, दूसरे यूपी के जगह मैं तो ऐसा नहीं देखा यहाँ पर। सिंगल पान खाते हैं वहाँ। हाँ, बनारस में लोटे में पान खाया जाता है, लोटे में डाल के एक बार वो आपस में बात समझ भी जाते हैं एक दूसरे। हाँ, तो मैं तो ऐसा देखा नहीं था ना। मैं पान खाता हूँ। ये प्यार है बनारसियों का। हाँ, प्यार है, लेकिन वो समझ में आना चाहिए ना। समझ में तो आए। हाँ, पहली बार में समझ में नहीं। तो जब मैं स्टेशन से बाहर गया, मैंने 3 व्हीलर वाले को कहा कि भैया बीएचयू चलेंगे। तो मैंने कैसे कहा आपको लगा ऐसे ही बात? हाँ, ऐसे। तो फिर मेरा मुंह देखने लगा। मैंने कहा अरे कुछ गड़बड़ हो गई फिर लग रहा है। मैं बीएचयू पहुंचा और वहाँ हॉस्टल पहले से अलॉटेड था। मैं वहाँ चला गया। उसके बाद दिनचर्या शुरू हुई, सिनॉप्सिस ये वो। तो आपको पता हो कि बीएचयू गेट जो मेन गेट है सिंह द्वार, उसके बाहर एक मार्केट है जिसे लंका लंका। हाँ, वहाँ लंकेटिंग खूब की है हमने। मुझे तो ये भी पता है कि वहाँ की लंकेटिंग जो है, जो लोग भाई बनारस से होंगे वो जानते होंगे कि लंकेटिंग में जो मजा है। लंकेटिंग में समझ सकता हूँ ना। वहाँ पर महिला कॉलेज की लड़कियां भी आती हैं। नहीं, वो वाली लंकेटिंग नहीं। मैं समझ रहा हूँ। वो वाली लंकेटिंग नहीं। हम लोग तो ऐसे ही तफरी वहाँ करते थे, चाय वाय पीते थे मित्र। लेकिन आपने बिल्कुल मुझे तो वापस बनारस पहुंचा दिया। बैठा यहाँ हूँ लेकिन लग रहा है कि पहुंच गया बस। हाँ, तो थोड़ा सा बनारस शहर में रश ज्यादा रहता है, क्योंकि उस क्षेत्र का वो मैग्नेट सिटी है ना। रोज आने और जाने वाले वहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, लाखों में होते हैं। अब तो और बढ़ गए। हाँ, रोज आएंगे और वापस चले जाते हैं, छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव ऐसे। तो एक तो ये है कि वहाँ बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा। दूसरी बात है कि वो रश उस शहर की जो अपनी खासियत है उसे बदल नहीं पाता है। ठीक बात। वो लोगों को बदल देता है। ठीक बात है। बनारस लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ये उसकी अपनी काबिलियत है। तो फिलहाल तो हम हॉस्टल में रहने वाले जो सहपाठी थे, वो आसपास के जो लोग थे, वो भोजपुरी में बात करते थे और भोजपुरी मुझे नहीं आती थी। तो आई फेल्ट लाइक ऑड मैन आउट, फॉरेनर टाइप का, है ना। अच्छा नहीं लगता है आपको अभी जहाँ सालों रहना है वहाँ भाषा भी ना कम्युनिकेट कर पाए। सत्य समझ रहे हैं। तो फिर मैंने भोजपुरी बकायदा इंटेंशनली सीखनी शुरू किया। क्लासेस तो कोई होती नहीं थी, तो मैं सबसे वही बोलने लगा। तोड़ना मरोड़ना, शब्द पकड़ना, सेंटेंस बनाना। इवन लंका के जो दुकानदार थे शॉप्स के, वो हमारा जैसा बोलते थे।
लेकिन मैं उनसे भी भोजपुरी बोलता था। उल जलूल जबरदस्ती। किस्म की भोजपुरी। अब वो मुस्कुरा दे, कभी हंस दे, कभी देख चेहरा दे, खैर। लेकिन एक बात है कि मैं ये कहूंगा कि इस देश में इतनी भाषाएं हैं, और संविधान में कम से कम कितनी भाषाएं संविधान में है, मतलब है 8वीं अनुसूची में कई सारी भाषा। हाँ, बहुत सी भाषाएं हैं। तो इतने डाइवर्स कंट्री में अगर आपको सबको यूनाइटेड रखना है, तो भाषा भी सिखाई जानी चाहिए, और बेसिक लेवल से सिखाई जानी चाहिए। उसको कंपलसरी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि साउथ की भाषा, 2-3 भाषाओं को यहां पर रखा जाए, और साउथ में यहाँ की भाषाओं को रखा जाए। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई अभी बात नहीं। अभी लड़ाइयां जो चल रही हैं, अभी आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से इंटरनेट पे भी और अखबारों में भी आप देखते होंगे, हाँ, भाषा की लड़ाई बहुत चल रही है हाँ, कि आप यहाँ रहते हो तो आप हिंदी क्यों बोल रहे हो, आप यहाँ रह के ये बाहर की भाषा क्यों बोल रहे हो। हाँ, ये लड़ाइयां बहुत ज्यादा चल तो रही हैं, ठीक है। क्योंकि इस पॉजिटिव आउटकम से शायद कोई सोचता ही नहीं तो नहीं। मैं अगर, मतलब मेरा लॉजिक यही है ना कि अगर मैं उड़िया जानता हूं, तो थोड़ा तो कंफर्टेबल उनको भी लगेगा और मैं भी रहूंगा। ठीक है, भाई कुछ शब्द तो कम्युनिकेट कर सकें, ठीक बात है, पूरा लंबी चौड़ी भाषण ना सही, ठीक बात, इतना तो आना चाहिए। यही तो डिफरेंस ले आता है हम लोगों में। सत्य। इसीलिए तो वो बाउंड्रीज खिंच जाती हैं। तो अगर छोटे बच्चों से शुरू करें तो काफी कुछ सहज हो सकता है, मैं ये मानता हूँ। जो मुझे यही अपने ही प्रदेश में झेलना पड़ा, सोचिए। तो अगर मैं यहीं से भोजपुरी जानता होता थोड़ी बहुत, तो वहां सहज रहता, और मजा आता है ना। लेकिन ये है, तो एक तरफ तो मैं अपना कैरिकुलम कर रहा हूँ, दूसरी तरफ भोजपुरी याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये सब चला। खैर, कोई विदेशी भाषाएं भी सीखी? हाँ, सीखा। क्योंकि बीएचयू में भाषाओं का ज्ञान हाँ, बहुत बीएचयू में लोग बहुत, लेते हैं। एक्चुअली बीएचयू में 124 डिपार्टमेंट्स हैं। हम्म, मुझे लगता है कि और किसी यूनिवर्सिटी में इंडिया की इतना वास्ट नहीं है वो। 124, उसमें तमाम तरह की देश की और विदेश की भाषाएं हैं। तो मैंने हर साल एक भाषा सीखी। जैसे पहली साल मैंने फ्रेंच सीखी, है ना। दूसरी साल मैंने अरेबिक सीखी। फ्रेंच इसलिए सीखी कि फ्रेंच उस तरह की लैंग्वेजेस की मदर है। एक बात और है, फ्रेंच में वैसे ही रूप याद करना पड़ता है जैसे संस्कृत में। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, फिर दूसरी मैंने अरेबिक सीखी। वो इसलिए सीखी कि अरेबिक इज द मदर ऑफ ऑल सच लैंग्वेजेस। अपने आसपास की जितनी भी भाषाएं, जैसे आपका उर्दू हुई और पश्तो हुई और ये सब अरेबिक से ही आई हैं। तो मैंने अरेबिक सीख लिया। तीसरी भाषा मैंने जैपनीज सीखी तीसरे साल। तो सीखने का मतलब ये नहीं है कि कैजुअली बस हो गया। एक साल अपना दिन का काम पूरा किया, उसके बाद शाम को क्लास होती थी। क्लास करना बकायदा, और क्योंकि आपका पैशन है तो उसी हिसाब से आप उसे पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे। तो पूरा अपना पूरा उसमें लगाना दिमाग, और उसमें एग्ज़ाम भी हुआ, उसमें वाइवा भी हुआ, सब कुछ हुआ। आपको अरेबिक का बताऊं, जब मैं अरेबिक में एडमिशन लेने गया तो वहाँ एचओडी प्रिंसिपल तो एक मुस्लिम थी। उसने मेरे चेहरे को देखा, ये तो हिंदू है। तो उन्होंने पूछा, यार एक बात बताओ आनंद, कि तुम एडमिशन ले लोगे तो ट्रांसफ़र तो नहीं करवा लोगे अपना जैपनीज़ में या फ्रेंच में या जर्मन में? मुझे वादा करो कि अरबिक पढ़ोगे। उन्हें लग रहा होगा सीखी क्यों ऐसा नहीं। लोग करते थे एक्चुअली, है ना। तो मैंने कहा, नहीं, मैं अरबिक ही पढ़ने आया हूँ, आप चिंता न करें, आपका एक छात्र यहीं रहेगा। तो उसके बाद फिर अरबिक मैंने पढ़ा, बकायदा दिमाग लगा के पढ़ा। मेरे अलावा सारे मुस्लिम थे, ओके। पढ़ने वाले सब मुस्लिम थे। और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो मेरे 87% मार्क्स आए। मैंने टॉप किया था। आप समझ रहे हैं? अभी तक याद है अरेबिक? याद है। जैसे जमलून है, उसे हाथी को जमलून। कैफल हल्का, इसका मतलब हुआ आप कैसे हैं। क्या बताया? कैफल हल्का। काफल हल्का। एपिग्लोटिस आप से मत बोलिए। ये सब चीजें हैं। और क्योंकि मैं उसकी प्रैक्टिस से बाहर हूं, तो अभी थोड़ा सा वो पीछे चला गया है। ठीक। लेकिन एक लेमैन से बहुत तेज हूं मैं इस मामले में कि पढ़ा हुआ है, बेस है, तो अगर कहीं भी इस्तेमाल करना पड़ेगा औरों से 1000 गुना ज्यादा अच्छा करूंगा मैं। करेक्ट। ये तो मानते हैं आप? बिल्कुल, इन बिल्कुल। 3 लैंग्वेजेस में, खास करके 3, और फिर उसके बाद उर्दू भी मैंने सीख ली उसी के साथ साथ। तो और भोजपुरी याद है? भोजपुरी तो याद भोजपुरी याद है। जैसे कुछ बोल के। क्या बताई? नहीं, कोई गाना वाना याद है? गाना वाना सुना था भोजपुरी का उस समय?
अ, हाँ था ना, एक था गुर की पतर की रे मारे गुलेलवा दियरा उड़ी उड़ी जाए सैया सवर का रे तोरी नजरिया जियरा में गड़ी गड़ी जाए, ठीक है ना? अब बहुत बढ़िया। हम तो मैं जब ऑटो में बैठता था, मैं लंका से जाता था, मेरा घर गदोलिया के पास चौखम्मा में था, तो कभी कभी अगर वहां जाता था, हाँ, वैसे तो मैं भी अपने नाना जी के साथ बीएचयू में ही रहा हूँ। हम्म, जोधपुर कॉलोनी में उनको एक क्वार्टर अलॉट था, वो बीएचयू में ही नौकरी करते थे, हाँ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में थे। हाँ, हाँ, तो मुझे याद है, क्योंकि हम कभी कभी अलग अलग शहरों में रहे, कभी बनारस में थोड़ा सा रहे, फिर वापस यहाँ आ गए, फिर वहाँ रहे, तो उस समय वो गाना चला था ऑटो में, जो चलता था वही, कनवा में पूरी सोने वॉल्यूम वाली से। जूड़ा पे लगा के जाली, चाल चले ली मत वाली, बगल वाली जान मारेली। बहुत सही। तो उसके बाद मैं भी ढूंढ ढूंढ के, उस समय इंटरनेट नहीं था, लेकिन लंका पे कई सारी दुकानें थी, वो आपका जो मोबाइल होता था उसमें कार्ड में भर के देते थे वो गाना। तो मैं कई सारे भोजपुरी गाने, फिर मिस कॉल मारा तारू, पता नहीं कौन कौन से गाने भर के देते थे, वाइब्स पूरी आती थी। आज भी एक आती अलग है। उसमें रस है भाई एक साहब। एक एक अलग रस है, हालांकि हाँ। बीच में भोजपुरी गानों में अश्लीलता बहुत ज्यादा बाद आने में लगी, आई, बाद में आई, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया गया, लेकिन हाँ, जो मजा है भाषा में, हाँ, है। वो बहुत आनंद है, आपके नाम की तरह आनंद है पूरा। तो और क्या क्या बनारस का एक्सपीरियंस रहा इसके अलावा? और एक्सपीरियंस तो बहुत है। अच्छा, आप बनारस में रिसर्च किस चीज पे कर रहे थे बीएचयू में? बीएचयू में रिसर्च कर रहा था मैं मेधिया रसायना ये पर। फिर आपने कठिन टर्म बता दी। ऑल राइट, मैं सस्ता कर दे रहा हूँ उसे। अ, आयुर्वेद जानते हैं आप? जी बिल्कुल। आयुर्वेद में 8 औषधि उनको डॉक्यूमेंट किया गया है मेधिया रसायन के रूप में। मेधिया का मतलब बुद्धि, रसायन का मतलब जो बुद्धि को असर करे, बेहतर बनाए। तो 8 हैं, उनमें से 3 को मैंने अपनाया था अपनी रिसर्च में, और नया साइंटिफिक तरीके से। एक तो आयुर्वेदिक रिसर्च है, एक थोड़ा सा मॉडर्न मेडिसिन में जो रिसर्च की जाती है उस तरह से है। तो मैंने तीनों औषधियों को, वो औषधि कौन सी थी? शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी और तुलसी। तुलसी को भी इंक्लूड किया गया। उनको मैंने इस्तेमाल किया प्रयोगशाला पशुओं पर। ओके। हाँ, और क्या करता था कि पहले उनको तनाव देना है ना? उनके दिमाग को तनाव देना है, और उसके बाद 3 ग्रुप बनाने। एक तो उसे कुछ भी नहीं दिया गया, तनाव न दवा, एक तनाव और एक दवा और तनाव, ऐसे ठीक। 3 ग्रुप बना दिए, है ना? और उनको डिफरेंट टाइप के पैराडाइम्स में डालेंगे और उनकी बुद्धि को चेक करेंगे, उनकी लर्निंग मेमोरी प्रोसेस चेक करेंगे, है ना? उसके भी बहुत तरीके हैं, ओके। मैं बताना, डिटेल में जाना नहीं जी। चाहता। तो उसको मैंने बहुत वृहद विस्तार से उसका अध्ययन किया, और मेरी जो थीसिस है वो 2 थीसिस बराबर बन गई है इसी वजह से। ओके। हाँ, मैंने उस ब्रेन की फिजियोलॉजी और ये सब चीज़ें सारी उस पर चेक किया, और हमने पाया कि मंडूकपर्णी, तुलसी और ये शंखपुष्पी तीनों आपकी मेधा को बढ़ाते हैं। ओके। जिसमें से जो तुलसी है वो आपके मानसिक तनाव को कम कर देती है, और शंखपुष्पी का भी यही कॉन्सेप्ट है, मानसिक तनाव को घटा देगी, आपकी एंजाइटी को कम कर देगी, तो आपका जो मेधा है वो बेटर हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप? जी। हाँ, तो ये ही मेरी रिसर्च थी। तो फिलहाल जब मैंने थीसिस अपनी पूरी कर लिया, तो पहले प्री सबमिशन होता है, जो केवल आपके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन देना होता है कि आपने कैसे कैसे क्या क्या किया है। फिर वो लोग सवाल जवाब करते हैं, वो मैंने पार कर लिया। फिर एक दक्षिण भारत से एक प्रोफेसर आए, उन्होंने फिर वाइवा किया मेरा, और वाइवा करने के बाद उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपकी पूरी थीसिस को मुझे आप जेरोक्स करके दीजिए, ये पायनियर वर्क है। और मेरा तो एकदम 36 नहीं 56 इंच का सीना हो गया मेरा। अच्छा, 56 इंच का उस सीना। समय 36 वाला होगा, 56 इंच 2014 के बाद आया। हाँ, तो मैंने कहा भाई, अगर जो एग्जामिनर आया है साउथ से, वो पूरी थीसिस ले जाना चाहता है, पायनियर बता रहा, तो क्या बात है। खैर, जब मैंने वो कर लिया, उसके बाद फिर मैं, अगला मेरा कदम था कि अब मुझे विदेश की तरफ अपना रुख करना था।
जो उन दिनों के हिसाब से कठिन काम था। एक अगर आप पत्राचार करते हैं तो आपको 18-20 दिन जाने में लगते हैं आपके चिट्ठी, और वापस भी आने में 8-10 दिन 9 दिन लग जाते हैं, ऐसा है कुछ। तो वो फिर मेरे सामने समस्या आई, तब तक फिर इंटरनेट आ गया था और कंप्यूटर भी आ गए थे। ओके। हाँ, ये मेरे लिए थोड़ी-सी सुविधा हो गई। मुझे लगा भगवान ने मेरे लिए करा कि भाई तू अब बहुत मत झेल, ऐसे कर ले। अच्छा, एक उदाहरण आपको देता हूँ कि मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी। घड़ी में प्राइज़ निकलने वाले थे, है ना? तो उसमें लिखा हुआ था कि ये है और म्यूज़िक सिस्टम है और कंप्यूटर है, ये सब। कंप्यूटर की इतनी इम्पोर्टेंस मेरे दिल में उस समय हुआ करती थी कि मैंने म्यूज़िक सिस्टम पर ऑप्ट किया कि अगर मुझे मेरी निकले तो मुझे म्यूज़िक म्यूजिक सिस्टम दिया सिस्टम। जाए। ये बुद्धि थी उस समय भी। फिलहाल लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि कंप्यूटर जानना ज़रूरी है, इंटरनेट जानना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कोर्स किया उसके ऊपर पूरा। उसके बाद फिर मैं एप्लीकेशन फ्लोट करने लगा। शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि मुझे किस तरह की एप्लीकेशन लिखनी है, किस तरह की मतलब ईमेल कंपोज़ करनी है और सीवी किस तरह की होनी चाहिए, मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने बहुत डाल लिया और कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं था, तो मैंने कहा कुछ कमी कहीं रह गई है। तब मैंने फिर एक अमेरिका में जान-पहचान के थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, ऐसा क्या हो रहा है? तब उन्होंने एक खाका बनाया कि देखो, इसमें अपना सारी चीज़ें फिट कर लो। खास करके जो कवरिंग लेटर था। हम्म। तब जब मैंने भेजना शुरू किया तो धड़ाधड़ रिस्पॉन्स आने लगे। ओके। 2 महीने में तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स 6 मेरे आए, उसमें से 4 अमेरिका के थे, 1 जर्मनी और 1 जापान का था। ओके। हाँ। उसके बाद जहाँ मैंने पहला काम जाके अमेरिका में किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया था, जो कि एक आइवी लीग है। आइवी लीग का मतलब आइवी एक पेड़ होता है, एक लता है, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स पे ही चढ़ती है, उसकी खासियत है। तो इसलिए वो यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में सबसे पुरानी ओके। है, सबसे प्रेस्टिजियस है और सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरिएट उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से हैं। ओके। ये खासियत है उसकी। उसमें भी पहले 5 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया रहती है। अब आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। इस साल जो रैंकिंग हुई है, वर्ल्ड रैंकिंग हुई है इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 13 नंबर पर है। आप सोचिए हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूपेन 13 नंबर पर है, तो उसकी आप साख समझ रहे होंगे। तो मैंने तुरंत उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे इंटरव्यू करें। उन्होंने एक टाइम दिया और उन्होंने कहा कि अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। मेरे जो यूपेन के बॉस थे, गैरी एस्टन जोन्स थे, जो कि अ, दुनिया में 10वें 11वें नंबर पर ही न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो बहुत ऊँचे लेवल के वैज्ञानिक हैं। ओके। हाँ, ये सब चीज़ें शुरुआत में मैं नहीं जानता था, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे बता दो कि कितने बजे और किस फ़ोन नंबर पर अवेलेबल रहोगे। तो मैंने अपने भाई का लैंडलाइन था, उस समय मोबाइल नहीं होते थे, उनका लैंडलाइन नंबर दे दिया और टाइम बता दिया, मैं इतने बजे रहूँगा। उसके बाद मैंने अपनी थीसिस खोल के सामने सजा ली, मैंने किताबें सजा ली। टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो क्या देख रहे हैं कि हम्म। क्या कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कहीं से भी पूछेंगे, मैं इन किताबों से अपनी थीसिस से देख के बता दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा मैंने उनके प्रोफाइल में जाकर ये देखा कि वो कर क्या रहे हैं, ये देखा मैंने। तो थोड़ा आइडिया उससे लग गया। उसके बाद फिर सही समय पे उनका फ़ोन आ गया और वो समझते थे कि ये एक भारतीय है, तो अंग्रेज़ी उतना तो होगा नहीं, तो वो धीरे-धीरे बोलते थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अमेरिका अप्लाई करता है, इंटरव्यू करना चाह रहा है, तो वो घबराए ना कि वो पिक्चरों जैसी इंग्लिश में बोलेगा प्रोफ़ेसर, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर समझता है कि ये हमारे लिए विदेशी भाषा है, तो इसलिए आराम से बात करते हैं, मौका ओके। देते हैं। ओके। हाँ, तो उन्होंने जो सवाल किए, मैंने जवाब दिए, झाँकने-ताकने का मौका ही उन्होंने ना दिया, ना मैंने लिया। ओके। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसी दिन मुझसे कहा कि आपने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, लेकिन हम अभी पूरी दुनिया से 24-25 लड़के हमने छाँटे हैं और सबके इंटरव्यू हम करेंगे और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं टॉप 3 में, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। ओके। हाँ, तो आधी उम्मीद बन गई कि हो सकता है भाई कि शॉर्टलिस्ट हो शॉर्ट जाए। लिस्ट हो जाऊँ और शॉर्ट लिस्ट हो गया। ओके। हाँ, तो उन्होंने उसके बाद फिर ईमेल भेजी कि आनंद, आपसे एक और इंटरव्यू करना चाहते हैं। एक्सक्यूज़ मी, उसमें उन्होंने उन 3 लड़कों के बारे में बताया था कि ये भी एप्लीकेंट रहेंगे अभी इस बार भी, तो होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन पे
इंटरव्यू किया और फिर दुनिया भर के सवाल किए। तब तक तो मैं तैयार हो गया था खैर। और पहला इंटरव्यू 50 मिनट का था और दूसरा 40-42 मिनट का था। उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी नहीं, अमेरिकन लाइफ के बारे में, आए हो अमेरिका के, कभी नहीं आए हो आज से पहले, क्या सोचते हो अमेरिका के बारे में, हमारी साइंस के बारे में क्या सोचते हो, और तुम्हारा वहाँ आने पर कोई इंतजाम है कि नहीं, है ना। और ये सब चीज़ें दुनिया भर की बातें उन्होंने साइंस के अलावा भी किया। और फिर उन्होंने उसी फ़ोन पर ही मुझे बोल दिया कि आनंद, तुम्हें मैंने चुन लिया ओके और ऑफर लेटर जल्दी भेजूंगा, तुरंत साइन करके वापस भेज देना। अब मैं तो बावला सा हो गया एकदम से। मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया। ओके। बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ, लेकिन उससे जस्ट पहले मैंने कई जगह अप्लाई किया था इंडिया में, है ना। ये थोड़ा सा सैड स्टोरी है। कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम। मैं एसएन मेडिकल कॉलेज में भी इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर उस समय मिश्रा मैम थी जो प्रिंसिपल थी। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, डिमॉन्स्ट्रेटर का ही जॉब था। आप डेमोन्स्ट्रेटर समझते हैं, लेक्चरर से जस्ट नीचे होता है। जी। तो मैंने कहा ऐसे ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर कैंडिडेट आए थे, उनमें से पहले से तय था, ऐसा मुझे लगा। और जो मुझे लगा था बाद में सही भी साबित हुआ। खैर, वहाँ पर मुझे ऐसे वो करना पड़ा। फिर एक बार मैं अंबेडकर इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, साइंस बायोमेडिकल साइंस का, वहाँ गया। तो वहाँ भी एक कैंडिडेट पहले से काम करता था और अ, बाद में पता लगा कि उसी का हुआ। ओके वहाँ भी बिल्कुल वही टॉपिक था जो मैं कर चुका था। ओके। तो मुझे बहुत निराशा हुई कि जब मुझे देश में ही नहीं मैं इस लायक को काम पा सकूं, तो फिर विदेश में क्या करने जा रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी है कहीं पर, जो कि क्वालिटी चुनती है, भाई भतीजावाद नहीं चुनती है, क्वालिटी चुनती है, चापलूसी नहीं चुनती है। ये मैंने देखा। क्षमा करें मेरे, जो आप मुझे देखेंगे लोग कि देश के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने झेला है, जो देखा है, उसके बारे में ना बोलूं तो ये नहीं भी नहीं, गलत कोई होगा। कोई नाराज नहीं होगा, कोई ऑफेंड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ये चीज बड़ी फेमस है कि कोई प्रधान जी होते हैं, उनके 100 किलोमीटर दूर का रिश्तेदार भी अपनी गाड़ी पे प्रधान लिख करके चलता है। ये तो आपको देखा होगा, अगर 10 गाड़ियां शहर में चल रही हैं तो 6 गाड़ियां तो किसी नेताजी, किसी बड़े अधिकारी के हाँ। रिश्तेदार होते हैं। वो तो ये एक भारत में बहुत कॉमन है, तो हाँ। कोई ऑफेंड नहीं होगा। हाँ। सबको अच्छा लगता है, सब हाँ। दिखाते हैं वो चीज। हाँ। भाई भतीजावाद को हम लोग बहिष्कृत नहीं करते, उसको प्राइड समझते हैं, तो हाँ। इसमें कोई ऑफेंड होने की बात नहीं है। ओके, थोड़ा सा लगता है भाई तो। आपका सोचना ठीक है, हाँ। लेकिन अपना समाज इस तरीके का है, जैसा मैं देखता हाँ, हूँ। कहते नहीं वो मेरे चाचा मन में जो विधायक है हमारे, तो एग्जैक्टली जब मेरे मन में कसक थी ना, मुझसे प्रिंसिपल ने, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने, एसएन के प्रिंसिपल ने पूछा कि फ्री रेडिकल क्या होता है, और कुछ ऐसा बताइए जो फ्री रेडिकल स्क्रेवेंजिंग बॉडी में करे। ये तो बहुत मोटा सब्जेक्ट है, बहुत मोटा टॉपिक है, इससे कई गुना ज़्यादा मैं जानता था। मैंने उनसे कहा कि क्या अगर ये मैं बता दूं तो मुझे आप सेलेक्ट कर लेंगे? तो चुप रहे सब के सब बोर्ड वाले। मैं बाहर आ गया, नहीं सिलेक्ट हुआ। जब मैं अमेरिका में चला गया जॉब करने के लिए, और पहली बार जब 6 महीने बाद वापस लौटा, तो मैं उन लोगों से भी मिला जाकर कि मैं यूपेन में जॉब कर रहा हूँ, आपने अच्छा किया कि मुझे चुना नहीं। तो हंसते रहे सब लोग। खैर, अच्छा, उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया, बॉस ने हरी झंडी दे दी। उसके बाद फिर अमर उजाला में मेरे भाई, एक कज़न, वो वहाँ के संपादक थे और उनके पास फैक्स मशीन थी। तो मैंने ऑफर साइन कर कर और उनके यहाँ जाकर रिक्वेस्ट किया कि भैया इसे टैक्स करवा थ्रू दो। कर दीजिए अमेरिका के लिए। उन्होंने कर दिया, वहाँ पहुँच गया। उसके बाद फिर अब तैयारी करनी थी अमेरिका जाने की, संसाधनों की और बाकी चीज़ों की। तो उस समय तक मैं केवल स्टूडेंट था और मैं ज़िंदगी में कभी भी पिता पर निर्भर नहीं किया, वजीफ़ों से ऐसे वैसे किताब मांग कर। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी पर भी निर्भर रहूं, और अगर कोई रास्ता है तो अपनाएंगे। मैंने ऐसी पूरी लाइफ किया था। अच्छा, मैं नहीं चाहता था कि लाखों रुपए जो अब लगने वाले हैं वो मेरे पिता को देना पड़े, तो मैं उसके रास्ते ढूंढ रहा था।
उसके बाद मैंने लिख कर भेज दिया अपने बॉस को कि मैं एक गरीब छात्र हूँ। मैंने यही लिखा था अंग्रेजी में, मैं गरीब छात्र हूँ, अभी पढ़ के निकला हूँ और मैं किराया वहन नहीं कर सकता, और शुरुआती दिनों में जब तक आप मुझे पहली सैलरी नहीं दे देंगे तब तक मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ असिस्टेंट मिले। तो उन्होंने 2 दिन बाद फिर ईमेल किया कि आनंद, हमने तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी से इंतजाम कर दिया, टिकट हम तुम्हें देंगे। ओके। हाँ, टिकट 55 हज़ार का उस समय होता था, ब्रिटिश एयरवेज का था, वन वे। और उन्होंने वहाँ पर एक हाउसिंग थी, उसमें मुझे एक रूम भी कर दिया 3 महीने के लिए कि 3 महीने में तुम अपना इंतजाम कर लेना, पहले कर लो तो पहले निकल जाना, ऐसे। अच्छा, उसके ओके। बाद जब मेरा टिकट बुक कर रही थी ऑनलाइन मेरी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ की, तो मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी और मैं साइबर कैफ़े में था उस समय। मैं देख रहा हूँ कि वो बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है। आप समझते हैं ना आईएसडी से कैसे बढ़ता जी है। जी जी। एक लिमिट के बाद मैंने कहा इतने तो पैसे मेरे पास अब है नहीं, तो मैंने खट से काट दिया फ़ोन। वो उनको बुरा लगा। उन्होंने तुरंत ईमेल भेजा कि आनंद, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ जो बैठे हैं हम लोग मूर्ख हैं? तुमने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उनको लिख के भेजा कि भाई आपको मैंने बताया था कि यहाँ गरीब छात्र हूँ मैं और यहाँ बहुत पैसा लगता है आईएसडी में, तो इसलिए मैंने काट दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कर देंगे मुझे मंजूर है। वो ये पूछ रहे थे कि किस तरह की फ़्लाइट चाहोगे, क्या वो ऐसा। फिलहाल उन्होंने भेज दिया टिकट वहाँ से। तो उस समय ई टिकट कॉमन नहीं हुआ था इंडिया में, यूरोप में चलता था लेकिन वहाँ नहीं हुआ था। तो जब मैं अपना बैग एंड बैगेज लेकर और आईजीआई गया, तो सीआईएसएफ वाले होते हैं, उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया, है ना। इससे पहले का एक किस्सा और बताऊं, पिताजी से रिलेटेड है। जी। जो पिताजी बचपन से कहते थे कि आनंद अमेरिका जाएगा साइंटिस्ट बनकर, ठीक है, जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो खुश भी दिखते थे, नहीं भी दिखते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये, हालांकि वो बहुत विशाल उनका व्यक्तित्व था और वो कभी बहुत कुछ प्रदर्शित नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई उनके कहे अनुसार चल रहा हूँ और टॉप लेवल पर पहुंच गया एक झटके में, तो उनको कुछ तो दिखाना चाहिए। फिलहाल ऐसा था नहीं, वो बहुत उसमें रहे। जब मैं कार लेके आईजीआई की तरफ बढ़ा, तो आखिर समय में उन्होंने कहा कि आनंद ये बताओ कि अगर तुम्हारा यूपेन में हो सकता है सिलेक्शन, तो क्या इंडिया में नहीं हो सकेगा? समझ रहे कि नहीं आप? सही बात है। वो ये चाहते नहीं थे कि अब मैं उनको छोड़ूं, ये मैं अच्छी तरह समझ गया। लेकिन क्योंकि अब तय करना था, सामने ही सब कुछ था, तो मैंने कहा रेडी, बस एक बार होके आता हूँ, फिर तो यह जॉब लग ही जाएगा मेरा। और फिर वो थोड़ा गमगीन टाइप के हो गए और मैं चला गया। जब मैं फ्लाइट में बैठा, है ना, तब तक तो बड़ा जोश था कि मैंने जो चाहा उससे ज्यादा पा लिया, ऐसा वैसा। लेकिन जब फ्लाइट में बैठा और फ्लाइट टेक ऑफ करा, तब मुझे घर याद आ गया। मैंने कहा ओ माय गॉड, कम से कम 1 साल के लिए देश, दुनिया, परिवार सब दूर हो गया। यही होता है अक्सर। अरे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा जा भी रहा हूँ, साला आधे पृथ्वी पार करके जा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि दुबई उबई हो तो जब चाहूँ तब लौट आऊँ, ऐसा भी नहीं हो पाएगा, छुट्टी भी नहीं होती। तब बड़ा इमोशनल हो गया मैं। तो फिलहाल फिर वहाँ से एक और फ्लाइट मैंने ली और मैं फिलाडेल्फिया में है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वहाँ पहुँच गया। फिर वहाँ से इतना ऑटोमेटेड है ना, एयरपोर्ट्स जितने भी हैं वर्ल्ड के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं, वो इतने ज़्यादा आसान है वहाँ यात्रा करना कि अगर कोई अनपढ़ भी है तो भी आराम से यात्रा कर सकता है। सिंबल्स बने हैं, मार्क्स बने हैं, रास्तों के लिए भी है, और तमाम लोग घूमते रहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के, जो आपको तुरंत मदद करेंगे। और फिर आपका जो टिकट है, उसके काउंटर वाले लोग भी हैं, वो भी बहुत आपके प्रति जेन्युइन रहते हैं, बहुत अच्छे से मदद करते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि भाई घबराए ना कि कैसे यात्रा में, घबरा रहा था। लेकिन जब मैं यात्रा करने लगा तो फिर देखा कोई कोई हैसल नहीं है, आप आंख बंद करके चलोगे तो पहुंच जाओगे अपने उस पर। तो फिर मैं फिलाडेल्फिया शाम हो गई थी, वहाँ की शाम हो गई थी। मैं पहुंचा, फिर अपने बोर्डिंग में पहुंचा। वहाँ से मुझे लगा कि अब यहाँ करूँगा क्या, और अब तो हमारी सुबह होने लगी थी। वहाँ शाम थी, हमारी सुबह होने लगी थी इंडिया की। मुझे नींद नहीं आने वाली थी। मुझे पता था कि मेरे बॉस 8 बजे तक रहते हैं लैब में,
है ना, ऑफिस में रहते हैं। तो मैं तुरंत सूट वूट पहन के और पहुंच गया वहां पर लैब में। मैंने बॉस से कहा, बॉस मैं आनंद हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ किया जाए। तो डॉक्टर साहब अभी आपने, क्योंकि अब जिक्र कर ही दिया है, अभी हम आपसे नासा के और आगे किस्से भी सुनेंगे। आप नासा में होकर के आए, अमेरिका में काम करके आए, रंग भेद जैसी चीज़ें अब केवल किताबों तक सीमित रह गई हैं, जो एक इतिहास रह गई है, हाँ या हाँ अब भी अमेरिका में ये देखने को मिलता है, या जब आप थे वहाँ पर तब भी हाँ, क्या ऐसा कुछ? महसूस जिस लेवल पे मैं था उस लेवल पर तो नहीं दिखाई पड़ता था, हाँ। लेकिन कुछ लैब्स मैंने देखी जो ब्लैक्स को, ब्लैक समझते हैं ना, जो जिनका अफ्रीकन बैकग्राउंड होता है, उनको नहीं एक्सेप्ट करते थे अपनी लैब में। ओके, मैंने कभी कारण नहीं जानना चाहा, लेकिन वो ब्लैक्स को नहीं इंटरटेन करते थे अपनी लैब में। ये मैंने बकायदा देखा था अपनी आंखों से। ओके, हमारे बॉस तो बहुत बड़े दिल के थे, वो तो सब क्वालिटी होनी चाहिए, आइए। तो मुझे दो तरह के एक्सपीरियंस हुए। एक तो बहुत हाथों हाथ लिया गया। जैसे मैं लिफ्ट में गया और ऊपर जा रहा था अपनी लैब में, तो एक अमेरिकन प्रोफेसर मुझे मिला। वो 70-72 साल का कम से कम था। ही वॉज स्टिल वर्किंग देयर। मतलब एज की वहाँ पर नहीं, आप क्या दे सकते हैं इससे, मतलब खैर। उसने मुझसे कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा हाँ मैं भारत से हूँ। तो उन्होंने कहा कि वी नीड यू, वी स्टिल नीड यू, कीप कमिंग। ये बहुत बड़ा वेलकम नोट था मेरे लिए। आप समझे बात को। बिल्कुल, दूसरी तरफ एक बार मैं पेट्रोल भरा रहा था, तो फिलिंग स्टेशन पर एक गोरा लड़का था, यंग। उसने कहा कि तुम आते क्यों हो अमेरिका, हमारी जॉब खा जाते हो, वापस भाग जाओ अपने देश। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि चुप रहना अच्छा है। मैं अपना वहां से निकल लिया। दोनों तरह के एक्सट्रीम मैंने वहां देखे, लेकिन हाँ, रंग भेद है वहां पर, इसमें कोई शक नहीं है। और नीचे के स्तर पर ज्यादा है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर लोग थोड़ा सा पॉलिश्ड है, लेकिन अंदर क्या है पता नहीं। नीचे के लेवल पर है प्रॉब्लम। जी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अब नासा का सफ़र फिर कैसे आपने तय यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में मैंने कुछ काम ऐसे किए जो अमेरिकन यूजुअली नहीं करते हैं। जैसे कि रात में एक्सपेरिमेंट करना। वो तो 9 बजे लैब में आए और 5 बजे इस कंप्यूटर ऑफ करके घर चल देंगे, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन मैंने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते? सर्टेनली, तो मैंने मेरा काम ऐसा रिक्वायर करता था कि मैं रात में अपने लैब एनिमल्स को जगा के रखूं, जिससे उन्हें तनाव हो, और फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूं। तो क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड काम कर रहे थे हाँ, आप। स्ट्रेस और स्लीप से रिलेटेड भी था। तो ये था। उसके बाद जो मैं पैराडाइम इस्तेमाल कर रहा था, जो एक्सपेरिमेंटल एपेरेटस इस्तेमाल कर रहा था, वो भी थोड़ा सा इस तरह का था कि बहुत लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से मेरी वहाँ पर जब मैं प्रेजेंटेशन करने जाता था तो लोग देखते थे कि इस तरह का काम कर रहा है। तो मुझे ऑफर तो कई जगह से वहाँ भी आ जाते थे कि अगर इसके बाद आप हमारे साथ काम करना चाहें तो आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो ये सब था। और कहीं किसी ने मुझे देख लिया था और मेरे पास उसका ऑफर आया कि आपको मार्स मिशन के लिए हम से जोड़ना चाहते हैं, आप काम करें उसके साथ। तो यहाँ का मैं ख़त्म कर रहा था, लेकिन ये उलझाते थे थोड़ा सा कि भाई और कर लो और कर लो, क्योंकि ही ट्रेंड मी। तो ये चाहते थे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा रुके। लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई अब काफ़ी हो चुका है, एक चीज़ सीख चुका हूँ, इनको भी जो चाहते थे वो दे चुका हूँ, तो आगे का आप सीखने के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने वो स्वीकार कर लिया। जब मुझे नासा में के मार्स मिशन के लिए काम करने का ऑफर मिला, तो भाई मेरा तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। मैं तो सोचता तक नहीं था सपने में कि नासा से जुड़ने का कभी मौका मिलेगा। मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात थी ना फिर वो। तो मैंने तुरंत हामी भर दी। मैंने ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि क्या देंगे क्या लेंगे, कुछ नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, कैसे भी सही। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि इसमें बहुत सारा मेरा 1 घंटे का, 1 घंटे का डिस्कशन हुआ था बॉस के साथ पहले ही नौकरी में। मैंने वहाँ बहुत डिस्कशन भी नहीं किया। मैंने कहा अगर कप प्लेट भी धोने को दे देंगे तो भी लिख तो सकूंगा कि नासा के कप प्लेट धो रहा हूँ। इतना क्रेजीनेस थी वहां जाने के बाद भी। लेकिन हाँ, आदमी जहां होता है उससे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो करना भी चाहिए भाई, है ना। आपको ऊंचा प्लेटफॉर्म मिला, आप जाओगे नहीं, ठीक बात। जाना ही पड़ेगा। तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और एक चीज और मैंने लोगों से बातचीत करते हुए पाई है कि लोग नासा को समझते ही नहीं है। नासा है क्या।
वो हमें तो ये लगता है वो हमने मूवीज में देखा है, क्या? वायुयान ऊपर जा रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, लोग हाँ। सामने बैठ करके कमांड दे रहे हैं। हाँ। जनरली नासा को लोग यही समझते हैं। तो वो पिक्चर में दिखाया जाता है, वो मान लेते यही है। हाँ बिल्कुल। असलियत तो ये है कि फ्लोरिडा से उड़ाए जाते हैं और उनका कंट्रोल ह्यूस्टन से होता है ना। कमांड सेंटर जो आप स्क्रीन देखते हैं, लंबे लंबे लोग बैठे हैं, वो कंट्रोल ह्यूस्टन से होता है ना। और उड़ाए जाते हैं। फ्लोरिडा से दोनों दूरी हैं, दोनों में बहुत। और ये दो ही नहीं है, ऐसे दर्जन से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जहां अलग अलग विषय पे नासा रिसर्च करता है। अपने हर मिशन के लिए अलग अलग ग्रुप तैयार करते हैं, उसको वही काम करना होता है ना। जैसे रेडिएशन है, जेट प्रोपल्शन है, मेडिकल रिसर्च है, दुनिया भर के उसमें टॉपिक्स है। तो जो मार्स मिशन है, जो एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर जाने वाले हैं कुछ समय के बाद, उसकी 18 जगह पर रिसर्च चल रही है। अब थोड़ा और बढ़ गई होगी शायद, 18 जगह पर चल रही है। तो उसमें नासा का जो है अपना मेडिकल रिसर्च का खुद का अभी सेंटर नहीं है। सिलिकॉन वैली में एम्स करके रिसर्च फ्लाइट रिसर्च सेंटर है, लेकिन वो बहुत जैसे क्या खाएंगे एस्ट्रोनॉट्स यही सब पर डिपेंड करता है, इसी सब पर रिसर्च करता है। लेकिन जो बहुत क्रूड मेडिकल रिसर्च है, उसके लिए नासा ने जो वहाँ के टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको वो अपनी एक्सटेंडेड रिसर्च फैसिलिटी के रूप में अडॉप्ट कर लेता है। और वहाँ उनका काम होता है उनके ही स्टैंडर्ड पर, उन्हीं के पैसे से, और सब कुछ उनको ही अर्पित होता है। ओके ओके। हाँ। तो जब हम मार्स मिशन से जुड़ गए, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स मिशन से जुड़े, तो उसके बाद हमें नासा के जो हेडक्वार्टर है वहाँ जाके प्रेजेंटेशन देने होते हैं कि अब तक क्या किया, कैसे किया, रिपोर्ट्स देनी होती हैं, फंड्स के बारे में बात होती है। और बाकी का आपका हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, वहाँ पर भी रिसर्च इसके लिए हो रही है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में भी हो रही है। तो मेरे लिए अच्छा ये रहा कि मैं अपनी जगह नहीं बदलनी पड़ी। ओके। हाँ, जाते थे, हमारा ग्रुप जाता था पीरियडिकली प्रेजेंटेशन देने, और हेडक्वार्टर और हार्वर्ड, प्रिंसटन भी जाते थे, लेकिन ऐसे ही होता था। तो आप वहाँ किस चीज, नासा में मार्स मिशन में आपका क्या योगदान था? आप क्या रिसर्च कर रहे थे उस पर? स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हमारा काम था। एक्चुअली हुआ क्या था कि इतिहास में कभी रूस का एक स्पेस स्टेशन था जिसे मीर कहते थे। तो वहाँ पर जाके दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स, तब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं था जो अमेरिका का है, वो तब बनने की प्रक्रिया में था। उस समय रूस ने भेज दिया था, और वहाँ जाके लोग उस पर रिसर्च करते थे। तो एक बार जैसा मुझे बताया गया था कि एक एस्ट्रोनॉट था, बहुत दिन तक वहाँ रहा, और उसकी कुछ गलतियों की वजह से स्पेस स्टेशन जो था वो कंप्रोमाइज हो गया, और वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के पृथ्वी की तरफ गिरने लगा। एवैक्यूएशन तो हो गया, लेकिन वो कहाँ गिरेगा इसका कोई भरोसा नहीं था। तो यहाँ बहुत, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैल गया था। तो नासा ने ये अलग से व्यवस्था की मार्स मिशन के लिए कि जो एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर जाएंगे उनको तनाव नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो ऐसा इंतजाम हो कि वो परमिसिबल लिमिट में आ जाए। क्या क्या तनाव हो सकते हैं? तनाव हम यहाँ से नहीं समझ सकते। हाँ, आप समझ सकते हैं कि आप ये जो कमरा है, इसको आप 6 बाय 6 का एक केबिन बना लीजिए। उसमें न रोशनी रहे, न आवाज रहे, न दिन रात का पता रहे, न दुनिया भर के लोग रहे, न एंटरटेनमेंट रहे, है ना। और आपको ये पता रहे कि आप अपने घर, परिवार, समाज से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। तो आप जरा सोच लीजिए, विजुलाइज करिए कि आपको क्या लगेगा। आपको उससे निकलना भी नहीं है 6.5-7 महीने तक, लगातार उसी में रहना है। तो टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, सोशल आइसोलेशन है, आप किसी से मिल नहीं सकते, आपका घर परिवार। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी अभी पूरी एक बड़ी सी पृथ्वी है, थोड़ी दूर चले गए तो इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, फिर एक पॉइंट जैसी रह गई। अब मार्स पास आ रहा है, तो वो जो दूरी का एहसास है घर से जाने का। अभी मैंने बताया था ना कि मैं आगरा से अमेरिका चला तो मैं बहुत ज्यादा विह्वल हो गया था। राइट। आप सोचिए, अमेरिका यहीं पर है, 14 घंटे में फ्लाइट्स आती जाती है अभी। और जो आप 22 करोड़ किलोमीटर जाएंगे, एवरेज बता रहा हूं वैसे। जब नासा का जब मिशन जाएगा तो वो 6 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे होगा, और
सबसे कम दूरी पे जब होगा तब इस तरह से डिज़ाइन किया गया है उस फ्लाइट को कि उसी समय वो वहाँ जाए जिससे कम दूरी। लेकिन अगर एवरेज ये सन है और ये मार्स है तो ऐसे चलता है, ऐसे, समझ रहे हैं जी है। और पृथ्वी से भी इसी तरह से दूरी घटती और बढ़ती है। अभी पृथ्वी यहाँ, मार्स वहाँ है, फिर मार्स वहाँ, पृथ्वी यहाँ। ऐसा होता है कि पृथ्वी और मार्स की जो कक्षा है वो करीब करीब हो जाती है। वो बेस्ट टाइम होता है जब लोगों को वहाँ भेजा जाए। तो ऐसे समय में उनको भेजा जाएगा। लेकिन फिर भी आज की जो स्पीड है क्राफ्ट की, वो इतनी है कि 7 महीने के करीब लग सकते हैं अभी भी। ओके कोशिश की जा रही है कि वो और कम हो जाए, होगा तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी आदमी चल रहा है, स्पेस में कुछ दिख ही नहीं, सारा डार्क है। बात करने को वही 6 लोग, 5 लोग, 7 लोग जो भी जाएंगे, है ना। कितना करोगे भाई आप सोचो। आजकल तो इंटरनेट पे 2 लाइक कम आ जाते हैं तो लोग स्ट्रेस ले लेते ये हो हैं। जाता है। अब फिर वहां पर जो डेटा बंडल है, जाने में और आने में वक्त लगता है, और बहुत फ्रीडम नहीं है उस तरह की जैसे आपको यहाँ पर है। इंटरटेनमेंट का भी उतना नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपका जो मेंटल कैपेबिलिटीज है, पहला तो ये डिसीजन मेकिंग है ना। आपको जब कोई बहुत तनाव में, आप पृथ्वी यहीं रहते हैं, तो आप फैसला लेने की आपकी ताकत घट जाती है। घट जाती। आपने महसूस किया है? करेक्ट। आप डायलेमा में आ जाते हैं कि यार ये ठीक है, वो ठीक है, क्या करूं। ये डायलेमा तो ठीक है, आप यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप स्पेस में हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस मिशन में लगे हुए हैं, कितने वैज्ञानिकों की जिंदगी खप गई उसी में, बहुत साल से चल रहा है वो। तो ऐसे ही नासा उसे सबसे माइटी मिशन मानता है अपना आज तक। सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस मिशन है नासा तक के लिए, और सबसे टॉक्ड अबाउट मिशन है पूरी वर्ल्ड में। उसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। तो ऐसे मिशन को कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना। तो वही काम हमें दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। राइट राइट। कि वो ऐसा काउंटर मेजर ढूंढे जो कि तनाव तो होगा हो, लेकिन उसके उस इंतजाम से वो तनाव घट के इस लिमिट में आ जाए कि हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारा फोकस, हमारी लर्निंग मेमोरी प्रोसेस जो वो भी इनहिबिट होते हैं तनाव से। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनैलिटी। आप समझ रहे हैं ना जी। हाँ, आप रुआ से ना हो जाए, अरे मेरी तो वहां पर वो रह गई, मेरा तो वहां वो रह गया। तो आप काम क्या करेंगे? आपको वहां जाके रिसर्च भी करनी है, वहां रहना भी है, तो इमोशनैलिटी भी कंट्रोल हो। ये चैलेंज थी। ओके। हमने बहुत सारे हाइपोथेटिकल दवाओं को जो सेंट्रली एक्टिव थे, हाइपोथेटिकली सेंट्रली एक्टिव थे, या जिनको लैब में एग्जामिन किया गया था वो सेंट्रली एक्टिव थे, उनको खास तरीके से एग्जामिन किया। मैं बहुत सारी चीज़ों का डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ओथ लिया हुआ है ना। तो हम इस बारे में, अखबार में भी मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने कभी बोला नहीं ना, यहाँ बोल सकता हूँ। ओके। हाँ, तो खास तरीकों से, साइंटिफिक तरीकों से उसे इवेलुएट करते हैं और ये देखते हैं कि ये हमारा तनाव तो हो, लेकिन तनाव का असर बहुत कम हो जाए। तो जो बाद में हमने जो पाया, फाइनल पाया, वो 68% कम कर देता था तनाव को। ओके। तो उसको बहुत खुले दिल से लिया गया, और आज तक वो बेस्ट है। जो अगर आगे कहीं और उससे भी बेहतर, जो मान लीजिए कि 75% तक तनाव वापस ला देता है, तो उसको लोग लगा देंगे। अभी तो वही चल रहा है। ओके। हाँ, तो ये अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी चैलेंज अगर हमने लड़ी और पाई, क्यों पाई? क्योंकि मैं भारतीय हूँ। हम वंडर्स कर सकते हैं। हमें वो सुविधाएं चाहिए, हमें उस तरह का विजन चाहिए हमारी अथॉरिटीज का। हम लोग अमेरिका जाके क्यों कर लेते हैं भाई? राइट है, क्यों कर लेते हैं? एक छोटी सी और बात बताऊं आपको। जो इंडिया में ड्रग्स बिकती हैं वो फॉरेन में तैयार की जाती हैं, उनकी रिसर्च फॉरेन में होती है। उसके बाद बहुत सारी ड्रग जो 10 साल पार कर चुकी है वो यहाँ आ जाती हैं, या जो तुरंत आती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, आप जानते हैं ना। तो यहाँ पर एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए शायद बात, लेकिन मैं कहना चाहूँगा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत सालों से, दशकों से वो काम कर रहा है। वो ड्रग रिसर्च में ही है, और आप गूगल करके देखिएगा कि उनकी कितने प्रोडक्ट, ड्रग्स मार्केट में सक्सेसफुली चल रहे हैं। ये हमारी प्रोडक्टिविटी है, ये हमारा विजन है, ये हमारा चैलेंज है जो हम इंडिया में अपने देश में लेते हैं। बहुत बड़ा CDRI का बहुत बड़ा बजट है, और बहुत सब कुछ वहाँ अवेलेबल है, लेकिन वो चैलेंज
वो आपकी जो अंदर से फायर है कुछ करने की, मुझे लगता है वो लैक करती है। तो इसी तरह के इंडिया में हालात हैं। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इंतजाम करे, लोगों को चैलेंज दे कि आपको ये करना है तो आपको ये हम देंगे। मतलब इंसेंटिव भी आसमान जैसे होने चाहिए, जैसे बाहर है ना। और लोगों को उनके काम से ही उनके प्रमोशन और उनकी जॉब को जोड़े, जैसे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है। अगर आप काम नहीं कर सकते तो, जैसे मैं गया था, मुझे 3 महीने में ही बॉस भगा देते वहां से। उनको फ्रीडम है, और 3 महीने भी नहीं रखते, 3 महीने एम्प्लॉयर के होते हैं, आप जानते हैं जी। वो 1 महीने क्या 1 हफ्ते में भगा देंगे और 3 महीने का चेक दे देंगे, जाओ काम करो। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर परमानेंसी जो जॉब की वो भी प्रॉब्लम है हमारे देश में। तो उस तरह का माहौल बनाइए, उस तरह की सुविधाएं दीजिए हमारे वैज्ञानिकों को। जैसे कि एक उदाहरण मेरे पास बहुत मजबूत है, वो इसरो का है। इसरो में वैज्ञानिक खुद से इतनी उनकी स्टीम हाई है कि वो कम पैसे में भी बहुत कुछ वंडर्स करके दिखा रहे हैं। करेक्ट। आप जानते हैं ये बात ना? करेक्ट। वो कर सकते हैं ना, कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण मेरा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का, इंडिया के, वो भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम होता है, ये भी उनके लिए एक सुविधा है, लेकिन इसरो में तो भाई इन्वेस्टमेंट भी, उसके बाद भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह का माहौल हर इंस्टीट्यूशन में बनाना चाहिए इस देश में, कि हम भी उनसे एट पार जा सके, आगे ना सही एट पार तो जा सके। राइट। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस तरह से घेराघारी की जाए, इस तरह की सुविधाएं बनाई जाए, इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाए कि आदमी के अंदर से ही वो बात आए कि चलो लड़ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। और बिल्कुल। तो नासा में भी कोई, वहाँ अमेरिकन वर्ल्ड में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह का सामना करना पड़ता है? यहाँ का भाई साहब ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा, तो ये फेवरेट है। चापलूसासन से चलता है बहुत कुछ। हाँ, लेकिन ना, जब आपका टेम्पररी जॉब है, इंडिया अमेरिका में 3 ही जॉब तो परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है, और आपकी रिपोर्ट पर चलते हैं, और रिपोर्ट भी डेटा में होनी चाहिए। आपका जो आपने क्या दिया है एक्चुअली उस पर होनी चाहिए। आप मेरे बॉस हैं, आपने मुझे एम्प्लॉय किया है, जब मैं काम करूंगा मजबूती से, ऑथेंटिक ओरिजिनल वर्क जो दिखेगा, वो आप अपने बॉस को भेजेंगे। आपकी भी जॉब परमानेंट नहीं है, मेरी भी नहीं है। ओके। आप मुझसे काम नहीं लेंगे तो आप ऊपर क्या भेजेंगे, और वो आपको क्यों एम्प्लॉय रखेगा? आप बात समझ रहे हैं? राइट। सब पूरी चेन को ही इसी तरह से रगड़ना पड़ता है खुद को, तो काम होता है। ओके। लेकिन भारत में तो खैर सरकारी नौकरी, एक सरकारी नौकरी के लिए दिए जलाते हैं कई लोग मंदिरों में, इसीलिए कि एक बार लग जाए बस। कैसे? फिर 1 हाथ तनख्वाह 9 हाथ भत्ता। नासा का जो रिसर्च बजट है, या जो विदेश की एजेंसीज का रिसर्च बजट है, क्या आपको लगता है कि अभी भारत लैग कर रहा है उसमें? हाँ, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। क्योंकि मैं कुछ समय पहले ये देख रहा था, तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, इस पर बजट का 0.7% एलोकेशन देखा था मैंने, इफ आई एम राइट। और फिर मैंने कंपेयर किया, अमेरिका का भी देखा, तो वो 2.7% था। अमेरिका का बजट हमसे ऑलरेडी बहुत बड़ा है। हमारा 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है, 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचा है, और अमेरिका का 28 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका जो वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, डेवलप्ड नेशन है, उनके पास सब कुछ ऑलरेडी है, तो भी 2.7% वो खर्च कर रहे हैं। और अभी हमें अपने को इस्टेब्लिश करना है, बहुत सारी चीज़ें लैग कर रही हैं जिसमें बहुत पैसा लगना है, तो हम 0.7% कर रहे हैं। इसे बढ़ाने की जरूरत है, 3% तो कम से कम इंडिया को ले जाना चाहिए। 2021 का एक डाटा है, हाँ, जो रिसर्चर्स डेंसिटी है यूएस में, पर 1 मिलियन पीपल, 4800 लोग लगभग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि इंडिया का ये आंकड़ा मात्र 259 है। हाँ, ये 2021 का डाटा है, हाँ, अब थोड़ा अपडेट हुआ होगा, लेटेस्ट डाटा अभी नहीं आया। इसको बढ़ाने के लिए एज अ सिटीजन, ये हम क्या, प्रॉब्लम क्या है, ये क्या इंसेंटिवाइज नहीं करती सरकार, या हम लोग भी शुरू से वैसा नहीं सोचते, या इनोवेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ते? क्या क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो पेरेंट्स से ही शुरू हो जाती है ना। ये लंबा प्रोसेस है। आप तो जैसे इंटरमीडिएट के बाद आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, काम खत्म, अब आपको अर्न करना है, नोट छापने की मशीन बनना। बच्चे भी ऐसा हाँ सोचते हैं, पेरेंट्स तो सोचते उसी दिशा में बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपको हायर एंड रिसर्च में जाना है, जो कि एक्चुअली पे करती है नेशन को,
भाई अमेरिका अमेरिका क्यों है? इसी वजह से है, केवल केवल इसी, पूरी दुनिया को वेपन, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी ये वो बेचता है और पूरा मतलब दुनिया का राजा बना बैठा है, सबसे रिच, सबसे स्ट्रांग कंट्री है वो, केवल इसी वजह से है। ये हमें सोचना पड़ेगा, कभी तो सोचना पड़ेगा कि हमें इस रास्ते से बढ़ेंगे तो हम डेवलप नेशन बन पाएंगे। केवल कहने सुनने से डेवलप नेशन कभी नहीं बन सकते। जब तक हमारा एक्सपोर्ट इससे कई गुना ज्यादा नहीं हो जाता है तब तक हम डेवलप नेशन नहीं बनेंगे, हम अर्न ही नहीं कर पाएंगे। पर कैपिटा इनकम क्या है इंडिया की, आप सोचिए, हैं? ऐसे तो नहीं बन पाएगा। वो सोच बदलनी पड़ेगी हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हमारे पॉलिटिशियंस जो बैठते हैं समय समय पर कुर्सियों पर, उनको ये सोच बदलनी ही पड़ेगी। स्कूल लेवल से साइंस को बढ़ावा देना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, जिससे बच्चे उसमें जाएं। तो मान लीजिए 10 बच्चे जाते हैं तो एक बच्चा, 100 बच्चे जाते हैं, एक बच्चा तो उस लेवल का निकलेगा ना। ऐसे पूरा का पूरा पूल है, उसमें से कुछ तो आएंगे जो देश के लिए वो कर पाएंगे जो अमेरिकन वैज्ञानिक करते हैं। हम बेचेंगे, हम अमीर बनेंगे, लेकिन जहां जमीन में ही खोद दिया जाता है कि अरे इधर नहीं, इधर नहीं, तो वो कहाँ जाने वाला, आप सोचिए। ये बड़ी विडंबना है जब आप ये बात कर रहे हैं कि हाँ। स्कूल लेवल से साइंस को बढ़ावा देना चाहिए, इस तरह के माइंड्स को बढ़ावा देना चाहिए, कुछ अच्छी स्कीम्स लानी चाहिए। सरकार ने बहुत कुछ किया भी है, स्टार्टअप मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, हाँ, बहुत हाँ, सारी हाँ, चीजें हाँ, की हैं। हाँ। लेकिन जब हम लोग अभी यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, हाँ। एक हॉट टॉपिक कुछ दिन पहले उभरा था, हाँ। सोनम वांगचुक का। हाँ, सोनम वांगचुक जो पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं, भारत के हैं, भारत छोड़ा नहीं कभी, और बहुत सारे इनोवेशंस किए। हाँ। उनको अवार्ड्स मिले, सरकार ने भी अवार्ड दिए, कई सारे लोगों ने तारीफ की, हाँ। मूवीज बनी। हाँ। लेकिन उसके बाद आज उन पे एक कानून लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया गया है। कई सारे लोग जो कल तक उनके लिए तालियां बजाते थे, आज उन्हें पाकिस्तानी और चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। ठीक है, आपका उस बारे में क्या सोचना है? मैं आपको किसी विवाद में नहीं फंसाना चाहता, लेकिन मैं एक जेन्युइन थिंकिंग मानना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो अपने देश के एक इनोवेटर है, वो देश के माइंड है, और आपकी जो बात है वो कनेक्ट हो रही है उससे। हाँ। तो इस तरह से आपको नहीं लगता इससे मोरल डाउन होता है बहुत सारे लोगों का, कि शायद हम बाहर निकल गए होते, बाहर चले गए होते? क्योंकि आजकल ये बहुत सिंपल सा सिद्धांत हो गया है कि कोई भी, किसी को भी, अगर आपको किसी को बूस्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को नीचा दिखाना है तो सीधे उसके लिंक्स पाकिस्तान और चाइना से निकाल दिए जाते हैं। क्या सोचना है? क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक रह चुका हूँ, मेरी सोच भी आज भी वही है, तो मैं वैज्ञानिकों से या विज्ञान वालों से बहुत रिलेट करता हूँ, है ना। और वो आदमी, आपने 3 इडियट्स देखी है? हाँ, बिल्कुल देखी। तो उसमें एक कैरेक्टर वही था, उससे 100% इंस्पायर्ड था। बाद में उसे वहां ले भी गए। करेक्ट। तो हाँ, तो भाई मैं सच बता रहा हूं कि मैं इस एपिसोड से दुखी हूं। अभी 2 महीने पहले तक वो एक वैज्ञानिक था, अच्छा इंसान था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। हाँ, उसने क्या क्या नहीं किया है, नेम देम, उन कंडीशंस में और कितने बजट में। तो उसको तो भाई हमें हथेली पे बिठा के रखना चाहिए, उसे बहुत कुछ देना चाहिए। तो आज वो जेल में है। सोनम वांगचुक जो है वो मेरे लिए एक आदर्श टाइप के हैं, और मैं कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं सोच सकता। मैं तो नहीं सोच सकता, लेकिन जो इतनी अथॉरिटी के साथ उन्हें जेल ले गए हैं, अब उस तरफ सोचता हूं तो ये सोचता हूं भाई, इस लेवल के आदमी को जेल में ले गए, क्या वजह रही होगी? अगर कोई वजह है तो हम लोगों के सामने आनी चाहिए, जिससे हम भी वो बात समझ सकें। और अगर मैं चाहता हूं कि वो क्लीन चिट हो जाए अंत में चल के, और साफ बाहर आए और अपना जो काम कर रहे थे वो फिर से करें, मेरी तो दिली तमन्ना यही है। ये मिथ है या सच्चाई है? मैं कई जगह पढ़ता हूँ कि नासा में काम करने वाले 50% इंडियन, कहीं कहीं 38% का आंकड़ा पढ़ता हो, कहीं 40% का पढ़ता हो। कितने प्रतिशत है? नासा को भारत चला रहा है। मैं तो चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं, आप वहां से आए हैं, कि क्या ये आंकड़ा सत्य है? नहीं। ओके। नासा में 38%, 40, तो कितने परसेंट होंगे इंडिया? देखिए, आंकड़ा जब मैंने डिग करना शुरू किया, ये बार बार ये आपने भी देखी इस तरह की? हाँ, देखी ना, देखी, बार बार जब सामने आने लगा, और मैं जब कंपेयर करता था वहां से कि मैं आंखों से क्या देखा था, भाई 38% का मतलब है कि हर जगह इंडियन दिखाई देने चाहिए। ऐसा था तो नहीं,
है ना। तो जब ये जो गैप है, मिसिंग गैप है, जब मैंने खुदाई शुरू किया तो ये मैंने पाया, एक नासा के ही एम्प्लॉय, वो वैज्ञानिक है वहां पर, उसने ये दिया, आंकड़ा दिया बकायदा ग्राफ से, कि 6% एशियन है नासा में इस समय एम्प्लॉइज, 6%। एशियन? हाँ, एशियन। और वो केवल वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट नहीं है, नासा में भी पूरा हायरार्की है, सब तरह के लोग काम करते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, डायरेक्टर तक। हाँ, जरूरी नहीं है हर आदमी वैज्ञानिक ही हो नासा हाँ, में, कई तरीके तो वो के काम। 6%, वो टोटल एशियंस के 6% हैं वो नासा के। ओके। और देखने से क्या लगता था कि उसमें नंबर ऑफ चाइनीज सबसे ज्यादा है। ओके। जो 1 2 3 जनरेशन पहले वहां जाके बस गए, अब उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट, वहीं पैदा हुए ये वो, तो उस 6% में चाइनीज का चंक बड़ा है। ओके। उसके बाद नंबर इंडिया का ही आता है। ओके। तो कुछ भी हो तो 6% एशियन है, तो 6% ही मानो, 36-8% तो भाई मैं देखने के बाद नहीं मान सकता हूँ। ओके। हाँ। अच्छा, एक बात और भी है कि हम अपने अब खुद की चीजों को जब उसमें नासा मोहर लगा दे या यूरोप मोहर लगा दे तो हमारे लिए वैल्यूबल हो जाती है। क्यों भाई? हमारी तो जो अपनी, हमारा जो ऐतिहासिक थातियां हैं, उसे धरोहर जो कहते हैं, वो तो अकूत है, उसका तो किसी दुनिया में किसी देश से तुलना ही नहीं है। तो हम उन पे गर्व करें ना। हम क्यों ये मान के चलते हैं कि हमें वो अथॉरिटी दे तो हम अपने को बड़ा माने? हमारे पास तो बहुत कुछ है गर्व करने के लिए, है ना। तो बेवजह के आंकड़े बना के कि सूरज में से ऊम निकलता है, मैंने तो कहीं मैंने रिसर्च किया और ऐसा कुछ नहीं पाया। एक चीज और भी थी कि संस्कृत में कोडिंग होती है। हाँ, ये भी बहुत चलता है ये भी कि था। संस्कृत में कोडिंग होती है। कोडिंग मैं भी करता था, लेकिन हाँ, संस्कृत में तो नहीं करता था। संस्कृत में नहीं करता था। अपनी लैंग्वेज डेवलप की जाती है उस प्रोजेक्ट, उस पैराडाइम के हिसाब से, और उसमें कोडिंग होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो सारी बातें हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस है बस? ज्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जनित है। हाँ। आप अगर ओके। गंभीरता से उसमें नासा वाले पढ़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस? तभी तो वो वैज्ञानिक ने वो दिया डेटा बकायदा, ओके। उसी लिए तो दिया उसने। अभी भी टच में वो है आप? ही इज एन अमेरिकन। हाँ, मैं सबसे टच में हूँ। एक एक आदमी जो जो मुझसे जुड़ा, मेरे साथ का और दूर का, जितने से मैं जुड़ा था, सबसे टच में हूँ उसी हिसाब से। ओके। तो नासा फिर छोड़ क्यों दिया? इतनी अच्छी जगह थे आप, हर आदमी वहां जाना चाहता है, हर किसी का सपना होता है जो भी साइंस की तरफ प्रभावित होगा तो उसके लिए एक शिखर होता है। तो वहां से छोड़ने की क्या वजह रही? क्या सच में स्वदेश पिक्चर देखी थी क्या उस वजह से? नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं कह सकते आप। एक्चुअली मैंने जो जो सपना देखा था उससे कई गुना ज्यादा अचीव कर लिया। मुझसे जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरे एम्प्लॉयर्स की, उससे ज्यादा मैंने उनको करके दिया, है ना। जो मांगा उससे ज्यादा करके दिया। उसके बाद मैं ये कभी नहीं सोचता था कि मुझे नोबेल प्राइज मिले। मैंने कभी सपने भी, जैसे नासा सपने में नहीं आता था, वैसे नोबेल प्राइज भी। तो मैंने कहा अब मैंने जो साइंस की एकदम छत देख ली है भाई, मार्स मिशन से आगे क्या है ना, ह्यूमन मार्स मिशन, उससे आगे क्या है। तो मैंने कहा अब विज्ञान बहुत हो गया, है ना, ये बात मन में आई। उसके बाद मैं वहां जाके पूजा करता था दोनों टाइम, सुबह और वहां से ऑफिस से लौटने के बाद। तो यहाँ से ले गया था मूर्ति उर्ति 2 3 छोटी छोटी वो। लेकिन जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मैं मंदिर नहीं जा पाता था क्योंकि बहुत दूर था, मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो पास में एक चर्च था, वहां चला जाता था मैं। सो वहां बैठ के, जैसे वो बैठते हैं वैसे बैठ के, और शंकर जी की पूजा कर लेता था चर्च में। आवाज नहीं निकालता था, ये कहेंगे साला क्या कर रहा है बोलता नहीं था, मन में करता था तो शिव तांडव पढ़ते थे चर्च में जाकर। हाँ। नहीं, कोई बात नहीं, सारे धर्म एक ही रास्ता बताते हैं। मैं यही सोचता ऐसा था कुछ कि नहीं। भाई धर्म स्थल है, ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है। किसी भी धर्म का स्थल पवित्र होता है जब तक कि उसे ह्यूमंस नापाक ना बना दें, सत्य है ना। तो वही है। अब आप जिस अवधारणा है आपकी, आप उसको वहां पर प्रैक्टिस करिए, क्या प्रॉब्लम है। तो वहां जब मैं जाने लगा तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे शनिवार और इतवार को वहां आसपास घूम घूम के और
कलेक्ट करते थे, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं ना, जैसे किसी को कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है वो दे देगा उन्हें, कुछ किताबें हैं, खिलौने हैं, या कुछ कुछ भी जो आपका एक्स्ट्रा लग रहा है आपको या दान में आप देना चाहते हैं, ठीक है। वो दे देंगे, बच्चे ले आके चर्च में रख देंगे। अब वो एक दिन हफ्ते में उसको उस पर लगा देगा स्टैंड पर सारी चीज़ें पादरी, और जो ज़रूरतमंद है वो जो ज़रूरत की चीज़ होगी उसे लेके फ्री ऑफ कॉस्ट चले जाएंगे। तो मुझे ये लगता था कि भाई अगर मैं बच्चों के साथ जाता था, क्योंकि वहाँ गुजराती ज़्यादा है, तो मैं गुजराती समझ लेता हूँ, थोड़ी टूटी फूटी बोल लेता हूँ, पंजाबी भी। मुझे ये काम बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने पादरी से बोला कि मैं इनके साथ जा सकता हूँ। बोले हाँ जाओ। तो मैं चला जाता था, टाइम थोड़ा बीतता था। तो मुझे लगा कि सबसे अमीर देश जो है ना के बराबर गरीबी कहलाएगी। वहाँ पर अगर करने के लिए काम है तो हमारे देश में कितना होगा। हमारा देश डेवलपिंग नेशन है, और अगर हम थोड़ा सा रिमोट पे चले जाएं तो हालत देख सकते हैं आप, गांवों की हालत देख लीजिए या मलिन बस्तियों की हालत देख लीजिए, क्या जीवन स्तर है ना। तो उस हिसाब से करने के लिए मेरे देश में बहुत कुछ है। एक और घटना घटी थी। एक वैज्ञानिक मेरे साथ का आगरा घूम के गया, तो फोटो वोटो खींच के ले गया। तो उसने, वहाँ का रिवाज था, एक दिन फिक्स था कि कोई कहीं से घूम के गया है तो वो दिखाएगा उसने क्या पाया वहाँ पर। उसने फोटोज के थ्रू, मल्टीमीडिया के थ्रू सारा प्रोजेक्ट किया। एक फोटो आगरा में सड़क के किनारे का था, जिसमें कूड़ा बहुत सारा पड़ा था, और सुअर, कुत्ता और गाय तीनों एक साथ उसमें से कुछ खा आ रहे थे। तो वो फोटो जब मेरे सामने आया तो सारे के सारे मुझे देखने लगे, है ना। आप समझ रहे बात को जी। तो इतना ह्यूमिलिएशन हुआ। सच्चाई तो थी वो, लेकिन ह्यूमिलिएशन बहुत हुआ। मैंने कहा एक इस क्षेत्र पे भी देश में लोगों को काम करना चाहिए कि ये चित्र पूरी दुनिया के सामने ना जाए, है ना। तो दूसरा फैक्टर ये भी था। और फिर जैसा मैंने बताया कि विज्ञान का अंत मैंने देख लिया था एक तरह से अपनी लाइफ टाइम में, कि उससे ऊपर कुछ था नहीं, और मैंने पूरा कर दिया था। तो मैंने कहा अब वापस चलते हैं। तो उसके बाद फिर जब मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी तो बॉस बोले कि वापस जाओगे तो फंस जाओगे बुरी तरह से, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, अमेरिका में आए हो और तुम्हारा एक्सपीरियंस ही यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और नासा का है, तो सोचो तुम कहाँ तक जा सकते हो। तो अगर तुम इनको छोड़ के अगर अपने देश वापस जाओगे तो फिर बहुत समस्या है, घिर जाओगे। तो मुझ पर तो भाई देशभक्ति सवार हो चुकी थी। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि अगर मैं अपने देश में जाऊंगा, घिरूंगा तो अपने देश में ही होऊंगा ना। बर्बाद तो मेरा ही होगा, अपने देश में होंगे। हाँ, देश तो मेरा ही होगा, और मैं उनसे लड़ूंगा। मैं देखूंगा कि उनसे बेहतर क्या कर सकता हूँ उसके लिए, कि वो जो समस्या है वो दूर हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर एडमेंट हो तो ये कर लो और जाओ। तो कोई प्लान भी था दिमाग में, किसी से बात हो रखी हो पहले से यहाँ आने के बाद? हाँ, यहाँ आने से पहले मैंने ये सोचा था कि जिसके पास यूपेन और नासा का एक्सपीरियंस हो तो उसके काम की क्या घटती होगी। इतना बड़ा एक्सपीरियंस होगा तो भाई हाथों हाथ आदमी को लिया जाएगा इंडिया में। तो दूसरा ये था कि मेंटल हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे इससे पहले वाले, उन्होंने एक बार मैं विजिट कर रहा था इंडिया, तो मुझे अपने ऑफिस में बुला के और अखबार वालों को बुला के मेरा इंटरव्यू कराया था। और उन अखबार वालों के सामने ही बोला था कि जब डॉक्टर राय अमेरिका से लौटेंगे तो ये हमारे लिए काम करेंगे। मेरे दिमाग में था, मैंने कहा एक रिसोर्ट तो है ही हाथ में, और मुझे नहीं चाहिए 4 लाख 5 लाख रुपए महीना। मैं 20 25 40 हजार में भी मेरा काम चल जाएगा इंडिया में। मैं उतने के लिए तैयार था। कम से कम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, जो काम करना चाहता हूँ वो कर सकूंगा, ये सोचा था। तो जब लौट के आया तो उन्होंने भाई रेड फ्लैग दिखा दिया। अब मैं संकट में अक्सर यही होता है, अब आ गया तू। तो वो मेरे दिल में था कि मैं जाऊंगा तो कम से कम डायरेक्टर साहब मुझे एंटरटेन करेंगे, और उतना मेरे लिए काफी है। अपने शहर में रहूंगा, शहर को जानता हूँ, शहर मुझे जानता है, और कुछ पैसा मिल जाएगा जीवन यापन के लिए। वो कहानी सुनिए ना, वो हाँ। कि 6 दोस्तों ने कहा भाई तू लड़, हम पीछे हैं। लड़ाई के मैदान में पहुंचे, पीछे कोई नजर ही नहीं। हाँ, वो पीछे ही है। हाँ, सब गायब। हाँ, तो मैं लौट के आया तो उनके लिए
1 किलो काजू का मिठाई का डिब्बा उब्बा ले गया। यहाँ तो चलता है ना ये सब। लेकिन बात बनी नहीं। उसके बाद मिठाई फिर खाइए थोड़ा, आपने काजू का बताया। हाँ, काजू वाली मिठाई दीजिए। तो याद दिला दिया आपने, अच्छा हुआ। यहाँ चलता है ये सब। उसके बाद मैं संकट में पड़ गया, क्योंकि जॉब मिल नहीं रहा था। अप्लाई कर रहा था, वहाँ भाई भतीजावाद था। जी। अप्लाई किया मैंने, बहुत जगह किया। एक जगह तो उनकी मजबूरी थी कि मुझे लेते, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू के 1.5 महीने बाद मुझे इंटरव्यू लेटर भेजा। इंटरव्यू हो चुका था, उसके 1.5 महीने बाद मुझे इंटरव्यू लेटर मिल रहा है कि आइए इंटरव्यू दीजिए। ओके। ये सब चला। फिर मेरी मम्मी ने देखा मेरा जब ये हालत, तो उन्होंने कहा कि जाओ वापस जाके काम करो। किस लिए तुम यहाँ आके मर रहे हो? विलायत देश जाइए। तुम्हारी कीमत ही नहीं समझता, तो क्या करोगे यहाँ रह के? और जैसे ही आ जाते हो तुम हर 6 महीने पर, आते जाते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आ जाएंगे, जाओ तुम वापस। लेकिन मैंने फिर सोचा कि भाई, जब महीनों में मैंने ये तय किया था, बॉस ने भी मुझे चिताया, सब किया, फिर भी मैं माना नहीं, आ गया, तो लड़ लेता हूँ, थोड़ा देखता हूँ किस किनारे जाती चीजें। फिर तो वापस जाने का रास्ता है ही, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरा था, यहाँ नहीं काम कर रहा था, लेकिन वापस जाने पर मुझे बहुत ऊंचाई दे देता, कोई दो राय नहीं। समय बीतते गया। फिर मैंने सोशल उसमें जाना शुरू किया। भरत खंडेलवाल साहब को आप जानते हैं, उनके थ्रू। बहुत नामी पत्रकार। धीरे धीरे चीजें समझ में आई। और नरेश पारस भाई जान रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो। उनके साथ भी थोड़ा सा ट्रेनिंग मिली। मैंने ये पाया कि मैं अमेरिका में जो सोशल वर्क करता था, उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी थी, बहुत बड़ा सम्मान है सोशल वर्कर्स का, बहुत सुविधाएं हैं। लेकिन जब यहाँ आइए तो यहाँ का सोशल वर्क बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है। सुनता हूँ कि लोग सोशल वर्क में आते इसलिए हैं कि अधिकारियों से रैप टैप हो सके, अपने सबॉर्डिनेट्स को दबा सके और सरकार का पैसा खा सकें। ये सब चीजें यहाँ जुड़ी हुई है सोशल वर्क। यहाँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। ये आपने फिर वही मेरी तरंगे आप छू रहे हो बार बार। मैं देखता हूँ पोस्टर लगे होते हैं बड़े बड़े, 22 साल का लड़का है, नाम लिखा है, परिचय नीचे लिखा है वरिष्ठ समाज सेवी। यू आर डिक्लेयरिंग योर सेल्फ, आई एम अ सोशल वर्कर, खुद वरिष्ठ समाज सेवी। मुझे बहुत हंसी आती है, लेकिन ठीक है, खून बढ़ता है इस तरह के पोस्टर देख देख। क्या करते हो भाई साहब? मैं समाज सेवी हूँ क्या? मैंने वो आज 2 बर्तन बांटे। मुझे भी कहीं से मिले केला 4 लोग पकड़े होंगे, 1 केला 4 लोग पकड़े होंगे। करेक्ट। समाज सेवा की ये स्थिति है। जो एक्चुअल में कर रहा है वो तो हमें कई बार दिखते भी नहीं है। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बाद में पता लगता है कि इसने इतना कुछ किया है। क्यों? क्योंकि वो रील नहीं बनाता। वरना तो समाज सेवा के लिए बिल्कुल घर से रील बनती है कि एक पटाखे का पूरा पैकेट लेकर के निकला है व्यक्ति, गाड़ी में बैठा है, गार्ड बैठे हैं, बिल्कुल चारों एंगल से फोटो लेकर। भाई साहब वरिष्ठ समाज सेवी हैं साहब। ये बहुत कॉमन फीचर है, बहुत कॉमन, और आपको रोज इंटरनेट पे ही मिलेगा। और इन लोगों ने समाज सेवा का जो चेहरा है उसको बिल्कुल मलिन करके रख दिया है, एकदम चौपट कर दिया, हंसी का बना दिया है, केवल एक साधन, है ना, मेम मटेरियल बना दिया। अगर समाज सेवा गंभीरता से की जा रही होती तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आगरा में एनजीओ उतने जितने आगरा में रिक्शे हैं, मतलब हजारों की संख्या में। ये तो केवल एक शहर का हाल। हाँ, तो अगर इतना सीरियस होते काम करने के लिए समाज सेवी, तो चमन नहीं हो जाता शहर। और समाज सेवी में भी धड़ा है कि अरे उसका फोटो ज्यादा बड़ा कैसे छप गया, मेरा फोटो कम कैसे छपा। अब बताता भाई बहुत, वो तो समाज सेवा में इतनी पॉलिटिक्स है जितनी पॉलिटिक्स में नहीं है। बाप रे बाप। करेक्ट। हे भगवान, ये सब यहाँ आके मैंने नजारा देखा। माय गॉड, पॉलिटिशियन भी वैसे नहीं, हैरान रह गया, समाज से भी लड़ते। हाँ। दूसरा ये कि जब मैं अमेरिका से आता था तो किसी काम से अगर डीएम के आ गया तो वो तुरंत बुलाते थे, उठ के हाथ मिलाते थे। और जब मैं वापस लौट आया, जब लोगों को पता लगा कि भाई ये तो 0 हो चुका है, तो एकदम सारा का सारा और जो औरा था वो जमीन पे आ गया। ये जीवन की बहुत बड़ी हकीकत है। ये खत्म, सब खत्म, अब आप कुछ भी नहीं है। और आप ऐसे क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं जहाँ कठिनाई भी है, जॉब आपको इंडिया दे नहीं रहा है, चैलेंजेस बहुत है ना।
मम्मी का कहना ठीक था, लेकिन मैंने भी सोचा कि चैलेंज तो जिंदगी भर ली है, अब फिर एक चैलेंज सही, लेकिन अपने देश के लिए ले रहा हूँ ना, मैं तो गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो सही फैसला लिया है। तो अड़ गया मैं कि मुझे यही करना है। तो मुझे लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल नीचे ले आया, अपने एक्सपेंसेस को बहुत नीचे ले आया। उतने लेविशली कैसे रह सकते हैं आप ना। अच्छा, एक चीज और थी कि अमेरिका में था तो मैंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए थे। एक क्रिश्चियन चिल्ड्रन फंड है, तो वो पूरी दुनिया के बच्चे अपने डेटाबेस में रखता है। ओके। सो अगर आप एक दिन टीवी पे देख रहा था तो उन्होंने बोला कि अगर आप $83 उस समय $83 अगर आप हमें डोनेट करते हैं तो हम एक बच्चा आपके नाम कर देंगे, तो उसका हेल्थ और एजुकेशन उसी पैसे से होगा। और अगर आप डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशन में उस पैसे को गुणा करें तो आप देखेंगे कि वो पैसा पर्याप्त होता है एक बच्चे को पालन पोषण के लिए। आप समझ रहे कि नहीं? तो मैंने पहले एक बच्चा, फिर बॉस ने थोड़ा सा पैसा जब बढ़ा है मेरा तो दूसरा बच्चा गोद ले लिया। तो उसका रिपोर्ट कार्ड और उसका हेल्थ कार्ड ये सब समय समय पे वो भेजते थे दोनों का, और उसका भी कि थैंक यू अंकल और ये सब छोटी छोटी चिट्ठियाँ। हाँ, बड़ा खुशी होती थी ये सब देखकर। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था कि अगर मैं वहाँ जाऊँ और इस तरह का काम करूँ तो कुछ लोगों का तो भला हो सकेगा शायद हमारे देश में, हमारे समाज में। लेकिन जब यहाँ आया तो जॉब नहीं मिला मुझे ढंग से और तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। ये बहुत रिसोर्स मांगता है, ये काम बहुत रिसोर्स मांगता है। और जब आप अपने को जब स्थापित कर लेते हैं, चमकने लगते हैं, तो लोग आपसे जुड़ने शुरू होते हैं अपने को उस चमक में करेक्ट वो करने के लिए। उससे पहले कोई आपको पूछता नहीं है तो कौन पूछेगा। इसलिए वो मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाया, इधर उधर छिटपुट। कहीं कोई बिल्डिंग बन रही तो वहाँ के बच्चों को जाके पढ़ाने लगना, और फिर बिल्डिंग बन गई तो वो विस्थापित हो गए। ये सब तमाम तरह की समस्या है। फिलहाल उसके बाद जब मैं आने के कुछ समय के बाद इंडिया राइजिंग का अवतार हुआ। इंडिया राइजिंग जो चौराहों को, सड़कों को, बस्तियों को सौंदर्यीकरण, तब उस समय स्वच्छ भारत मिशन नहीं था। नहीं, उस समय नहीं पहले था। की बात है। हाँ, उससे पहले एक्चुअली 2014 में हम लोगों ने मार्च में शुरू किया था पहला अभियान। 2014 में 26 मार्च को किया था हमने संजय प्लेस में, और उसके 6 महीने बाद मोदी जी ने अक्टूबर में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। और मैं बहुत खुश हुआ था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी मजबूत गवर्नमेंट है, और जब प्राइम मिनिस्टर का नजरिया है तब तो बड़ा अच्छा है। तो इसलिए फिलहाल उससे पहले से हम कर रहे थे, और मैं सबसे हर जगह यही कहता था कि मोदी जी ने हमारा कॉन्सेप्ट चुराया है। बाद में 2 साल बेसिकली तो महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट उनका ही था, लेकिन मैं मजाक में। मैं समझ गया। हाँ। उसके बाद मैं बताया था मैंने आपको, ये मार्च में शुरू किया 2014 को। और पहला अभियान हमने किया संजय प्लेस में, और वहां पर पहले तो सफाई, बड़ी गंदगी थी वो स्पीड कलर लैब के आसपास। करेक्ट। 2 घंटे तक हमने फावड़े चलाए और पूरा कूड़ा सही जगह डिस्पोज किया, फिर गेरू से उस इलाके को रंग दिया, और मैंने फोटोज लिए पहले का, उसके बाद काम करते हुए लोगों का, और फिर बाद में। हाँ, तो उस समय 4 लोग इकट्ठे हुए थे सिर्फ। और मैंने सोचा था कि जो हम लोग अपने घर में भी तो झाड़ू लगाते नहीं हैं, तो इसको कैसे आगे ले जाएंगे। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था इस बारे में कि कितना सफल हो पाएगा ये अभियान। लेकिन उसी शाम को जब मैंने वो फोटोज अपनी फेसबुक पर पोस्ट किया तो तांता लग गया लोगों का पूछने के लिए, आपने कहाँ किया, अब कब करेंगे, क्या चाहिए आपको। लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। हाँ, मैंने यही पाया। चाहिए होता है। एग्जैक्टली, वो स्पार्क चाहिए होता है, वो एक गाइडिंग लाइट चाहिए होती है। करेक्ट। हाँ, तो वो बढ़ता ही चला गया। उसके बाद आप तो देख ही रहे हैं, इसी शहर में आप रह रहे हैं। राइट। अब तो वो एक ब्रांड बन चुका है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सम्मानित किया। अमिताभ बच्चन के उसमें प्रोग्राम में मैं गया ही था अपनी बात रखने के लिए जी। और नेम देम, बहुत जगह से हमें सम्मान इसी वजह से मिला, हमारे कॉन्सेप्ट की वजह से, हमारे काम की वजह से। और जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से इस देश में, समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं जेन्युइनली, लेकिन उनको रास्ता नहीं होता है, इनहिबिशन होता है, या रिसोर्सेज नहीं होते। अब इस समय ये कहना जरूरी है कि भाई आप पूरे शहर, पूरे देश को साफ मत करिए, आप अपने घर के आसपास का इलाका बस साफ रखिए थोड़ा सा। इतना तो सब कर सकते हैं ना। राइट है, अपने घर का कूड़ा अपनी दीवार के बाहर फेंक दीजिए, ये तो गलत है।
ये दिमाग में लोगों को लाना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखें, तो बेहतर है। एक अमेरिका से रिटर्न है आप, तो मैं देखता हूँ अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोल लेते हैं आप, बोल ही लेते होंगे, वहाँ रह के सीख ही गए होंगे, तो जनरली उसको यूज़ नहीं करते। क्योंकि मैं आजकल जो देखता हूँ, ये सवाल पूछने का या ये जिक्र करने का पर्पस क्या है मैं बताता हूँ कि कई सारे लोगों को ऐसे देखता हूँ जो हमारे जैसे ही दिख रहे हैं, हाँ भारत के ही हैं, हाँ हाँ मेरी भी शक्ल से मैं अंग्रेज नहीं लगता, उनकी शक्ल से वो भी अंग्रेज नहीं लगते, ना, और पता नहीं क्या हो जाता है उनके अंदर, एक अलग सा स्पार्क जनरेट हो जाता है और कहीं भी जाके शुरू हो जाते हैं, हे व्हाट आर यू डूइंग मैन, हे यू। सो ये चीज कभी आप में नहीं आई? आप तो अमेरिका से रिटर्न है, इस बारे में ना। क्या? अच्छा, ऐसे लोग आपको दिखते हैं? खुद दिखते हैं। बहुत सारे दिखते होंगे। हाँ हाँ, खुद दिखते हैं। अंग्रेजी बोलने को ही क्वालिफिकेशन का पैमाना मान लेते हैं, हाँ, इलीट होने का। इलीट होने का। करेक्ट करेक्ट। देखिए, मैंने कभी भी इंडिया में अंग्रेजी में बात नहीं की, ऐसे फ्लो में कि भाई सिर्फ अंग्रेजी बोल रहे हैं और अमेरिकन एक्सेंट रख रहे हैं। कभी कर सकता हूँ, कभी नहीं किया है, कभी नहीं। जब मैं मोटिवेशनल स्पीचेस देने जाता हूँ या स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रेजेंटेशन देता हूँ या किसी भी वजह से जाता हूँ कहीं भी, तो मैं हमेशा हिंदी में पूरा का पूरा अपनी टॉक हिंदी में देता हूँ, है ना। जो मिशनरी स्कूल्स हैं वहाँ तो अंग्रेजी चलती है, वहाँ भी मैं हिंदी में ही देता हूँ। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जब वो बात मुझसे करते हैं इस तरीके से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में ही रिस्पॉन्ड करूँ। जब वो हावी होने की कोशिश करते हैं तो मैं अमेरिकन इंग्लिश में तो बात करता ही करता हूँ, उसमें फ्रेंच वर्ड्स भी डाल देता हूँ। जैसे है जैसे कम तले हूँ ये क्या, ये तो है ना। तो फ्रेंच तो नहीं पकड़ पाएंगे, तब वही वो ठंडे हो जाते हैं। फिर कहते हैं हिंदी में ही आ जाओ। ओके। आप अक्सर, मैंने अक्सर देखा है आप सड़कों पे साइकिल से ही दिखते हैं, तो क्या बाइक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, कार इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, कारण? कारण ये कि मुझे 2020 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। वहाँ की जो इंटरनेशनल डायरेक्टर थी, केनिया में है, नैरोबी में हेडक्वार्टर उसका, वहाँ से वो आई थी, बाकायदा सेरेमनी हुई थी, सारे ऑफिसर सब थे। तो जब आप किसी को कुछ ब्रीच करने चलते हैं तो आपके अंदर पहले से वो होना चाहिए। आप केवल जीप चलाएं और आप वो खुद नहीं अपने ऊपर लागू कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात होती है, लोग अपनाते भी नहीं फिर। तो मैंने दो काम किया। एक काम तो ये किया कि मैंने सब छोड़ दिया और साइकिल अपना ली, और धड़ल्ले से हर जगह साइकिल से जाने लगा। वैसे भी आगरा इतना बड़ा नहीं है कि साइकिल से न जाया जा सके, बस सब जगह साइकिल से। यहाँ तक कि कहीं चीफ गेस्ट बन के भी जाना है साइकिल से? कॉलेज में, तो मैं उनसे पहले कह दूंगा कि मैं साइकिल से आऊंगा, आपको चीफ गेस्ट साइकिल से आने वाला चाहिए तो बताइए, नहीं तो किसी और को देखिए। तो यूजुअली लोग हामी भर देते थे। तो ये मैंने अपना लिया कि मैं, अच्छा दूसरी बात, साइकिल से जब मैं सड़कों पे घूम रहा होता हूँ तो मैं इतनी प्रेज पाता हूँ, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई वाह वाह करेगा, है ना। और आगरा और आगरा के बाहर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने मेरी देखा देखी, बहुत से लोगों ने साइकिल अपनाई है। किसी ने एक दिन चलाता है, कोई 4 दिन चलाता है, कोई पूरे टाइम चलने लगा है, और बाकायदा फोटो भेजते हैं कि देखिए हम कर रहे हैं। ये मेरी जीत है, आप समझ रहे की बात? करेक्ट है ना। हाँ, दूसरी काम मैंने और की, पॉलीथीन बहुत बड़ा मैस है इस पृथ्वी के लिए। पॉलीथीन और प्लास्टिक वो बहुत बड़ा हैवॉक है, उससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी ज्यादा आसान है उसको इस्तेमाल करना कि वो उसका चलन बंद नहीं हो पा रहा है। न इच्छा शक्ति है अथॉरिटीज की उसको सख्ती से कुचल दें। भाई बचपन में हम भी तो बासी कागज और ये सब का थैला और बर्तन लेके दही ये सब करते थे ना, काम रुकता तो था नहीं। और कूड़ा भी ऐसा दिखता है, आप कूड़ा देखिए तो उसमें 70% आपको प्लास्टिक और पॉलिथीन ही मिलेगा, बाकी चीजें 20-25% से ज्यादा ही नहीं होगी। और ये गलता है नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल है नहीं, और इसमें से केमिकल निकलते हैं जो कि वातावरण को और जमीन के अंदर के पानी को जहरीला कर रहे हैं, और उससे कैंसर तक होता है। आप देखिए जो कप में हम लेते हैं चाय, या पॉलिथीन में चाय बांध के दे देते हैं, कितना खतरनाक है वो। उसमें से केमिकल रिश्ते हैं चाय में, या कोई भी गर्म पेय जो भी है, खाना जो भी, उसमें केमिकल चले जाते हैं और धीरे धीरे करके वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, कैंसर भी होता है, और ये चलन में है। तो दूसरा काम मैंने ये किया कि देखिए, हर समय, आज कभी भी चेक कर लीजिएगा,
देखिए कपड़े का थैला में लेके चलता हूँ। ओके। हाँ, ओके। हमेशा। और जो मैं बात रखता हूँ अपनी, वहां पर कहीं भी प्रेजेंटेशन या कुछ देने जाना है, तो एक हिस्सा उसमें पर्यावरण का जरूर रखता हूँ। ये दिखाता हूँ लोगों को, साइकिल और ये सब चीजें, कि आप भी अपनाएं, मैं अपना सकता हूँ, मैं आप ही जैसा हूँ, तो क्या हर्ज है, कुछ तो बचेगा। करेक्ट। हाँ अपने अपने स्तर से छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। हाँ हाँ अब एक टॉपिक जो, ये भी बहुत दिनों से इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन ये भी विवादास्पद है क्या। आजकल। जैसे मैंने देखा है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में एक जंग चल रही है। मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं कहूँगा, एग्रेसिव, रिलीजन। एग्रेसिव उसको धर्म की आंधी कह सकते हैं। हाँ हाँ जैसे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, अध्यात्म हाँ एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ जैसे कि एक जगह एक मिनिस्टर ने हमारे सरकार के एक सवाल पूछा हाँ कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे। हाँ। तो बच्चों ने जवाब दिया, बोला रॉन्ग, हम्म, बिल्कुल गलत है ये। हम्म, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले थे हमारे हनुमान जी। तो मैं तो मैं पूजा करता हूँ हनुमान जी की, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जो मॉडर्न कोर्स है, वो बिल्कुल अलग है। यही बच्चे धीरे धीरे आगे जाएंगे, तो उनको फैक्चुअल एनालिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम, ठीक है, आध्यात्मिक होना अच्छी बात है, धार्मिक होना भी बहुत अच्छी बात है, हम सब है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन हम साइंस से मुंह नहीं मोड़ सकते। पर ये हो रहा है साइंस और स्पिरिचुअलिटी में, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में एक जंग सी नज़र आ रही है, जो शायद कई सारे राजनीतिक लोग, कई सारे सरकार नुमाइंदे कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या सोचना है? ये आपने भी देखी होंगी ऐसी मैं बहुत खुद सारे देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स। आए दिन देख रहा हूँ मैं। और विज्ञान का छात्र होने की वजह से मेरे लिए विज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों टाइम पूजा अभी भी करता हूँ और दिल से पूजा करता हूँ। मंदिर में मैं जाता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसी शक्ति है जो पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करती है, इसके सब जीवन को, सब में थोड़ी थोड़ी है और वो कंट्रोल करती है। तो उसकी उपासना करना, उसको कोई रूप मत दीजिए, उसकी उपासना करिए, उसमें शांति और सत्य ढूंढिए। ये बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। रिलीजन कहे, स्पिरिचुअलिटी कुछ भी कहिए, सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। उसको ऑर्डर में रखने के लिए, उसे सही रास्ते पे चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भय, गलत के खिलाफ जो होता है, मतलब आप अगर गलत करेंगे तो आपको दंड दंड मिलेगा, मिलेगा। इस धर्म जन्म में या अगले जन्म में। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे हैं। गलत गलत ही होता है, हमेशा गलत होता है, इसके लिए धर्म बहुत जरूरी है। लेकिन धर्म को अगर आप विज्ञान पर बोझ की तरह लाद देंगे तो विज्ञान मरेगा। और आज युग है विज्ञान का, आज विज्ञान का युग है। अमेरिका अमेरिका विज्ञान की वजह से है, वहां भी स्पिरिचुअलिटी है, वहां भी धर्म है, चर्चित से भरा पड़ा है। और चर्च ही नहीं, सभी धर्म। लेकिन साइंस तो उन्होंने नहीं दबाई, उसको तो उन्होंने पाठ्यक्रम से नहीं हटाया। इसलिए अमेरिका बना हुआ है और बना रहेगा, ये माइंडेड। अमेरिका रहने वाला है क्योंकि वो विज्ञान को सिर पर बिठा के रखते हैं और शोध को, इन सब चीजों को बहुत वैल्यू देते हैं और उसके सहारे चल रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं भाई साहब कि ये मत करिए, ये मत करिए। आप दोनों को पैरेलल रखिए, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दीजिए, दो दिशा में चलने दीजिए, मिंगल अप मत करिए, वही समस्या आती है। बिल्कुल सही बात है सर। अब आपका भविष्य का विजन क्या है? हम्म। अब क्या सोचा है? अब तो नासा भी छोड़ दिया, अब हाँ, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हाँ, अभी क्या भविष्य का कोई ऐसा विजन है कि मन करता हो ये करना है? हाँ। देखिए इस समय मैं एक तो पर्यावरण पर काम कर ही रहा हूँ, दूसरा आरटीआई यूज करते हुए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई स्टेट लेवल की, उसका मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग जो सिस्टम के भ्रष्टाचार है उसे अनर्थ करते हैं, यहाँ से लेकर लखनऊ तक। और कुछ बड़े उदाहरण भी हैं जिसमें कि मुख्य सचिव को जस्टिस के बेंच के सामने जाके उपस्थित होना पड़ा, ये इस तरह की स्थिति। ओके। हाँ, हम लाए और कुछ नियमों में हेर फेर भी हमारी वजह से हुआ। और एक परिचा ताप विद्युत गृह है, उसमें 732 करोड़ का घोटाला, हम सोच रहे थे 54-55 करोड़ का मुश्किल से। जब कैग ने उसे इवेलुएट ऑडिट करना किया। शुरू किया तो वो 700 करोड़ से ऊपर निकल गया। तो ये सब चीजें भी हम कर रहे हैं। दूसरा,
आपको शुरू में बताया था कि मैं अमेरिका में बच्चों के साथ बच्चों के लिए काम करता था। तो मैं सपना मेरा वो है जो अभी ठीक से पूरा नहीं हो पाया, ऑर्गेनाइज़ तरीके से करना चाहता हूँ। उसमें बहुत से रिसोर्स चाहिए जिसको अब मैं अगले 1 साल, डेढ़ साल में शायद मैनेज कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ, लोगों को दिखाऊँ कि देखिए मैं ये कर रहा हूँ भारत के डिप्राइव्ड बच्चों के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है, ना होने वाला है। उनको मैं ज्ञान की रोशनी देना चाहता हूँ, उनको स्वस्थ रखना चाहता हूँ। और जैसे क्रिश्चियन चिल्ड्रन फंड के लिए मैं काम करता था, जी। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ आएँ और मुझे उम्मीद है कि लोग आएँगे। फिर जो मेरे पूरी दुनिया में इस समय रिसोर्सेज़ हैं, जो मेरे रिलेशंस हैं, उसको दोस्त यूज़ हैं, करेंगे। उसको यूज़ करूँगा, जो फंड्स हैं, उनको यूज़ करूँगा और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि मैं इस रास्ते पे आगे चला गया हूँ। दूसरा मेरा एम है, जो किसान हमारे क्षेत्रीय किसान हैं, वो भी रीजनल जो उस तरह के जी। हैं, तो उनको नई लाइट देना। इस तरह से किसानी करिए तो आपका और ज़्यादा भला, जैसे मोदी साहब ने कहा कि उसको डबल करना है। तो मेरा भी विज़न ये है कि जो मैं जिस भी रूरल एरिया में मैं काम करूँगा, उस रूरल एरिया के जो पूरे वो होंगे, किसान होंगे, उनके साथ मीटिंग्स करूँगा और उनको बताऊँगा कि सरकार की क्या-क्या सुविधाएँ उन लोग तक पहुँच ही नहीं पाती हैं बातें, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और उसको स्विफ्ट कराना कि भई उनको वो फ़ायदा मिल जाए और वो हिम्मत करें कि कोई रिस्क लेके ये क्रॉप बो सके। अगर कोई क्रॉप आपको गेहूँ से 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, थोड़ा इनपुट ज़्यादा है, तो क्यों ना करें? रिस्क लीजिए और उसका फ़ायदा आपको होगा। ये सब चीज़ें लोग नहीं करते हैं। ये भी मेरा दूसरा एक एम है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम चाहते हैं कि आपके लक्ष्य सारे पूरे हों। तो ये था आज का बीइंग कैंडिड का एपिसोड, जिसमें हमने बात करी नासा के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद राय जी से। उन्होंने विज्ञान के बारे में, बनारस के बारे में, अमेरिका के बारे में, समाज के बारे में बहुत सारी बातें हमको बताई। आप हमारे साथ बने रहिए, जल्द ही हाजिर होंगे फिर एक नए मेहमान के साथ।